बड़े हैं, चालू कर दिए तो ये लोग ना ऐसे चालू कर देते रिकॉर्ड हो गया। हैं। हाँ। तो आपने पहली नौकरी क्या की थी? मुझे एक एडिटिंग स्टूडियो में लगवाया था मेरे पिताजी ने। उन्होंने कभी शेयर किया हुआ कि मेरा बेटा जो है बिल्कुल ही मतलब पटरी से उतर चुका है। ना वो पढ़ाई कर पा रहा है, ना कुछ काम कर पा रहा है। सोच रहा हूँ उसको किसी गैराज में लगवा दूँ। तो मुझे अपना भविष्य जो है ग्रीस और उससे लदा हुआ बनियान में दिखा, तो मुझे काफ़ी घबराहट हुई। 16-17 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू किया और ढूंढो तो पता चलता है कि आप 8वीं 10वीं या शायद 9वीं और 12वीं में फेल हो रहा था। उसके बाद पढ़ाई की है कि नहीं की है? नहीं की है मैंने 10वीं प्राइवेट की। फिर मैं नाटक कंपनी में काम करता था नादिरा बब्बर जी के साथ, और वहाँ 1-1.5 साल में मेरे आसपास जितने भी लोग थे मेरे साथ, मुझे लगता था कि ये भी मेरी तरह अनपढ़ होंगे। लेकिन कभी ये दौर रहा कि आप गए हैं पूरे लाव लश्कर के साथ थिएटर करने के लिए और लोग नहीं हैं? बहुत बार। सबसे कम कितने लोगों में किया है? 2 लोगों। ऑडियंस खाली था ऑडिटोरियम, एक कपल था जो पीछे बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि आप लोग आगे आ जाएं, क्योंकि आप ही दोनों के लिए कर रहे हैं हम ये नाटक। कि हमें डर था कि ऐसा ना हो हम नाटक कर रहे हैं और वहाँ पीछे वो अपना रोमांस करने लगे, तो वो ज़्यादा अजीब हो जाएगा। अच्छा भाई, मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो आपके पिता के बारे में ढूंढ रहा था, उनकी फोटो तक नहीं मिल रही है इंटरनेट पे। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ दीजिए ना अपने पिताजी के बारे में, उनके काम के बारे में। भारत एक खोज जो है उसके ही वाज वन ऑफ द राइटर्स इन दैट। और वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पापा रहते थे भाईंदर में। 4 माले की एक बिल्डिंग थी, उसमें एक कमरा था, उसी में स्लैब था, किचन, वही किचन हो गया और एक गुसलखाना था। और सुबह 15 मिनट पानी आता था वहाँ, चूहे बहुत आते थे वहाँ। मतलब ऐसा होता था सुबह उठते थे तो यहाँ खून होता था अंगूठे पे। आपके माँ बाबू जी यहाँ रह रहे थे या वो रिटर्न हो गए थे? नहीं, मेरे माँ बाबू जी तो अभी गए 2 साल पहले। वो पहले वहीं चौल में रह रहे थे, फिर बीएमसी ने आके जो है जो बना था ग्राउंड प्लस 1 वो भी फोड़ दिया। तो अब देखिए 19 में मैंने अपने लिए लिया, 20 में मेरे दादाजी किराए के मकान में रहे पूरी ज़िंदगी, मेरे पिताजी किराए के मकान में रहे पूरी ज़िंदगी, हम भी किराए के मकान में पले हुए पूरी ज़िंदगी। 19 में जो मैंने पहला घर खरीदा, पहली बार ऐसा हुआ कि बिजली के बिल पे मेरा नाम आया। दर्शकों की ओर से आप लोगों को क्या अनुभव है जब आप थिएटर कर रहे होते हैं? वो तो बहुत अद्भुत अनुभव है, बहुत एडिक्टिव है, क्योंकि एक वक्त पे आप और दर्शक जो है एक हो जाते हैं। तो आपके लाइफ को कैसे शेप किया थिएटर ने? थिएटर ने मुझे किसी भी किस्म की जानकारी को हासिल करने की जो ये ज़रूरत मुझे महसूस होती है हर वक्त, वो थिएटर की वजह से आई। उस कैरेक्टर में और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वक्त लगा, उस बीच में कुछ आपके मन में उधेड़-बुन चल रहा था कि यार कहीं तो पहुँचना है, पहुँच नहीं पा रहा हूँ? आरक्षण जब मैंने की तो उसमें बहुत दुख हुआ, अच्छा नहीं बर्ताव हुआ वहाँ। बर्ताव किस तरह का? बड़े हैं, चालू कर दिए तो ये लोग ना ऐसे चालू कर देते हैं। रिकॉर्ड हो गया। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रो देने की जरूरत नहीं। हाँ तो बढ़िया है। फिर बेटे का एडमिशन हो गया? बेटे का हो गया एडमिशन। किस में? उसी कौन सा बता रहे थे कि बोर्ड में रॉय स्कूल है। अच्छा, बढ़िया है। तो ये इंडिया का जो IB है वो। अच्छा, इंटरनेशनल बोर्ड है वो। हाँ, तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं? वैसे तो आई थिंक है, कई सारे हैं। मतलब मुझे पर्सनली ये लगा कि उसका जो मिजाज जो है मेरे बच्चे का, वो थोड़ा मेलो है मेरे ही तरह। क्योंकि शुरुआत में हमने उसको ऐसे सिखाया कि छीनना नहीं है, अपनी चीज़ है तो बांट लेना, लड़ मत लेना, ये कर लेना। फिर उसको पार्क में भेजना शुरू किया तो रोज वो पिट के आ जाए, और फिर वो मुझे देखे कि इसने तो छीन लिया। अरे दोस्त, अगर कोई छीन ले तो तू भी धकेल दे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन अब वो उसके साथ बैठ नहीं रहे, बोले बट वाई? बिकॉज यू हैव टू। तो मुझे जनरली लगा कि ऐसे कोशिश करता हूँ ऐसी जगह भेजूं जहाँ उसको कम से कम कुश्ती लड़नी पड़े, कम से कम उलझना पड़े, जिनका वैल्यू सिस्टम भी हमारे जैसा हो। और दूसरा, वहाँ पे जो IB का जो पढ़ाई का जो मॉडल है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्वायरी।
इट इज नॉट टेलिंग यू कि ये सही है और यही यही पढ़ क्योंकि हमने कह दिया. इट इज आस्किंग यू टू क्वेश्चन इट. सो वॉट एवर knowledge you acquire is based out of inquiry. You are inquisitive about science, you are inquisitive about politics or mathematics or art or whatever it is. तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि हमारी क्लास में मुझे याद है कि कुछ एक टीचर जो होते थे 1.5 साल, जो अब मुझे रेट्रोस्पेक्ट में सोच के बड़ा गुस्सा आता है, आके एक फिजिक्स की इक्वेशन लिखी, मतलब पता है ये क्या है, क्या है ये बताओ. अबे भाड़ू, मुझे पता होता ये क्या है तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता. सही बात. मैं वहां खड़ा होता ना, पढ़ा रहा होता. मुझे नहीं पता है तभी तो मैं आया हूँ. तो तुझे पता है तो तू इतना चौड़ा क्यों हो रहा है. तू बता कि भैया ये है. समझ आया, नहीं आया तो ठीक है, फिर से समझाता हूँ. अप्रोच तो ये होनी चाहिए. तो वो मुझे लगा कि उस अप्रोच से मुझे कोफ्त है. मुझे जो पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर जो एक घबराहट पैदा हो जाती है बच्चों में, मुझे उससे कोफ्त है. मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है. तो उस लिहाज से मुझे लगा कि ये सही. और बाकी इसके और भी हैं. आप कहीं विदेश में पढ़ना चाहो तो वो करिकुलम सेम रहता है. स्कूल भी बहुत अच्छा बना है, साफ़ सुथरा. मुझे तो लगा होटल ही है ये, कितना साफ है यार. कितना महंगा है? बहुत महंगा है, काफ़ी महंगा है यार. मतलब मेरी पूरी पढ़ाई शुरू से अंत तक की अगर कर लूं तब भी शायद 1 साल की फीस नहीं निकलेगी इसकी. इतना महंगा है. भारत में खासकर दिल्ली वगैरह में, मतलब बॉम्बे का तो खैर वैसा ही होगा, लेकिन दिल्ली में केजीज के बच्चों को एडमिशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कि फॉर्म फिल करना है, ये करना है, उसके बाद पता नहीं कितने तरह के छुट्टियां, ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू, पहले पेरेंट्स का, फिर इतना डाउन पेमेंट है उसका कि मतलब डाउन पेमेंट. और उसके बाद भी ये है कि उससे फ़ोन करवाओ, वो वसीला लगाओ. तो कुछ एक स्कूल तो मैंने उसी बात पे खारिज कर दिया. मैंने ये क्या बात हुई यार. मैं अब किसी एक फला आदमी को फ़ोन करूं, मैं अपना प्रोफाइल भेजूं, ये सब क्यों करना है तुम्हें. तो ये भी जब अच्छे स्कूल में होता है तो शुरुआत में हमें 2-4 बार इनसे गुजारिश करनी पड़ी कि हमारे बच्चे का एडमिशन है, तो आप फॉर्म भर के, उनका सब ऑनलाइन होता है. आप इंसान से बात ही नहीं करते, ईमेल पे ही बात हो रही है एक दूसरे से. तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया कि आप किसी पहचान वाले को कहो कि वो थोड़ा सा सिफारिश कर दे. ये मुझे नहीं, एक तो मैं इतने पैसे दे रहा हूँ से मैं सिफारिश भी करवाऊँ. लगभग कितना महंगा है ये स्कूल? मतलब अगर कंफर्टेबल हो बताने में, क्योंकि ये तो अब नॉर्मल सी चीज है ना, सबको खर्च करना पता ही चल जाए. आई थिंक 7-7.5 लाख रुपए सालाना फीस है इसकी. और क्लास अभी तो केजी में हो? सीनियर केजी में. बाप रे. और इतना में तो लोग 3 साल का हायर एजुकेशन कर लेते हैं. डॉक्टर बन जाते थे भाई मेरे टाइम में तो इतने. तो महंगा तो है. बताइए, एजुकेशन पॉलिसीज और स्कूल की जो स्थिति है भारत में, कितना मुश्किल हो गया. ये काम नागरिक अगर अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहे, हाँ मतलब आईवी में तो नहीं भेज पाएगा. मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स आ गया. सीबीएसई मुश्किल हो गया बाबा आज के दिन. हाँ, वो भी बहुत महंगा है. हालांकि हैविंग सेड दैट देयर वर अदर स्कूल्स आल्सो जो काफी रेप्यूटेड स्कूल थी, जिनका काफी कम सालाना फीस थी. उसमें ज्यादा बच्चे होते हैं. वो आईसीएसई स्कूल थी. पर मुझे वो उनका जो करिकुलम है वो मुझे, मेरी बीवी को, दोनों को वो उतना पसंद नहीं आया. मुझे लगा कि ये इस तरीके से नहीं पढ़ाना है हमें. हमें इस तरीके से पढ़ाना. उसकी कीमत हम चुका रहे हैं. अच्छा, एक तो हम लोग जिन स्कूलों में पढ़ के आए, जैसे मेरा जो स्कूल था लुधियाना में, वो ब्रह्म ऋषि बावरा शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, 1st से लेकर के 12th तक. और जब यहाँ पे हम लोग आते थे कहते ओबरॉय, एल्कोन. मेरा खुद का नॉर्मल स्कूल था, सेंट फ्रांसिस स्कूल था, भाईंदर में पढ़ता था मैं. 3 मंजिल की एक बिल्डिंग थी, एक मैदान सा था, उसमें मट्टी थी. पता नहीं उनको क्या सूझी बीच में, उनको लगा कि मट्टी सही नहीं है तो उन्होंने डांबर करवा दिया उस तरह से. और रिसेस में सारे बच्चों को वो छोड़ देती थी जब, तो उस डांबर के उस पर भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, और जितने बार गिर रहे हैं उतने बार छिल जा रहा है सब कुछ. और 3 फ्लोर में 3 डिवीजन थे.
पहले मंजिल पे ए, दूसरी पे बी और तीसरी में सी में सारे जो फेल हो रहे हैं बच्चे, जिनके बिल्कुल लुढ़क लुढ़क के पास हो रहे हैं, वो उनको डंप बी कर में रहे हैं। हाँ, बी में थोड़े एवरेज बच्चे और ए में बहुत फर्स्ट क्लास बच्चे थे। हाँ। तो मैं सी फ्लोर पे था। तो तीनों फ्लोर की जो रिसेस भी होती थी वो बहुत ही ऐसा एक विजुअल अलग होता था। पहले ए की जब रिसेस हुई तो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, बात कर रहे हैं, टिफिन खा रहे हैं। बी की रिसेस हुई तो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा शोर मचा रहे हैं। सी के उसमें कोई एक आध को नीचे ही फेंक दूंगा, यहाँ से मारकूट हो रही है, ऐसे गुंडई चल रही है सी फ्लोर पे। कितने, कौन सी क्लास तक थे आप वहाँ पे? भाईंदर में मैं था 8वीं तक। 8वीं तक। फिर 9वीं में अंधेरी आ गए। अच्छा भाई, मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो आपके पिता के बारे में ढूंढ रहा था, उनकी फोटो तक नहीं मिल रही है इंटरनेट पे। हाँ, कम होगी, मेरे पास होगी, मैं भेज दूंगा आपको। पर ऐसा क्यों, मतलब कुछ विकिपीडिया वगैरह उनका बनाया नहीं गया? क्योंकि वो काफी मतलब एनएसडी काम में तो किया है, हाँ, हाँ। काफी किया है उन्होंने। लेकिन एनएसजी से भी हैं, पढ़ाया भी उन्होंने। पढ़ाया भी है, अभी पढ़ा रहे हैं, हाँ। जोधपुर में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो मतलब मैं ढूंढने लगा कि भाई कुछ तो मिले, हाँ। थोड़ा सा मैं घुमा के वहां से पूछूं, लेकिन इंटरनेट पे फोटो तक नहीं मिल रही है। फिर मैं एनएसडी की वेबसाइट पे गया, तब जाके मुझे वहाँ दिखा। मिला। तो बोला यार ये विकिपीडिया वालों को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करना पड़ेगा। तो आप जोधपुर से हैं जी। और पिताजी अभी भी वहीं पे रह रहे हैं आप? हाँ, मतलब पिताजी यहाँ आ गए थे मेरे ख्याल में 81 या 82 में। और फिर मेरी हाँ 83 में मैं हुआ तो आ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे उनको असल में जो संगीत नाटक अकेडमी में उनकी जॉब लग गई थी पिताजी की, जोधपुर में। जोधपुर एनएसडी वगैरह ख़त्म करने के बाद उनको वहाँ अच्छी जॉब लग गई थी, पोस्ट पे थे, पर उन्हें यहाँ आना था, काम करना था। तो फिर आई थिंक 83-84 तक वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गए। और आई थिंक एक आध साल में मेरी माँ भी शिफ्ट हो गई यहाँ पे। मुझे उन्होंने वहाँ छोड़ दिया ननिहाल में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब कुछ था नहीं। लॉज में रहते थे पहले, फिर फिगर आउट कर रहे थे। तो हाँ, फिर आई थिंक 3-1 साल का रहा हूँगा मैं, 3-3.5 साल का, तब फिर मुझे भी बुला लिया। 86 या 87 में मैं बम्बई आ गया। उसके बाद सारी शिक्षा दीक्षा यहाँ से सब यहीं। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ दीजिए ना अपने पिताजी के बारे में, उनके काम के बारे में। तो वो जयपुर में थे, थिएटर कर रहे थे। आई थिंक बीएससी या एमएससी कर रहे थे। बीएससी की, फिर एमए की उन्होंने। और उस दौरान नाटक कर रहे थे। उस दौरान उनके साथ शिवल्लभ व्यास जी, चल बसे अब तो, वो थे। आई थिंक सुनील सिन्हा जी एक्टर हैं, वो भी थे उनके साथ। तो ये लोग पहले एनएसडी चले गए थे, पिताजी फिर भी वहाँ रुके, और फिर आखिर में उन्होंने भी अप्लाई किया और एनएसडी में उनका दाखिला हो गया। हाँ, फिर एनएसडी उन्होंने किया कंप्लीट, फिर वहाँ रेपर्टरी में काम किया दिल्ली में 1-2 साल शायद। और फिर उसके बाद वो बम्बई, या उसके बाद वापस जोधपुर गए, नौकरी लगी इसमें संगीत नाटक अकादमी में, पर उनका मन था कि मैं यहाँ आके काम करें। फिर वो यहाँ आ गए। यहाँ पर आई थिंक वो भारत एक खोज जो है उसके, ही वाज वन ऑफ द राइटर्स इन दैट। तारा आता था जीटी पर, वो उन्होंने एक उम्मीद करके एक सीरियल आता था, उसमें लिखा उन्होंने। कई सारे उस दौरान जो भी सीरियल आते थे वो लिखते थे। रिश्ते करके एक सीरियल आता था जीटी पे, अलग अलग कहानियां होती थी। वो भी लिखा उन्होंने। फिर आखिरी उन्होंने शो लिखा था आम्रपाली, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी जो है वो बनाते थे, बहुत ही बड़े स्तर पे एक शो बना रहे थे आम्रपाली नाम से। बहुत रिसर्च मैं देखता था, उनका एक खोली थी वहाँ पे, वो किताबें रखते थे अपनी सारी। तो बहुत 1-1.5 साल रिसर्च करके कि उस समय का क्या आर्किटेक्चर था, क्या वेशभूषा क्या थी, खान पान क्या था, उस लिहाज से फिर बहुत बड़ा सेट बना है। आई गेस इट वाज टू एम्बिशियस अ प्रोजेक्ट फॉर इट्स टाइम, तो इट डिडंट लैंड। आई थिंक कुछ ही एपिसोड आए, बने, और फिर वो नहीं चल पाया। तो ये था। एंड देन बाय देन इंडियन टेलीविजन हैड आल्सो इवॉल्व्ड
क्योंकि सास भी कभी बहू थी आ गया था। फिर कहानी घर घर की आया, ये बहुत बड़े डेली सोप आए थे और एकदम मार्केट फट गया था इससे। और एक खास किस्म की राइटिंग इसमें चाहिए थी। तो आई थिंक कहानी घर घर की के तो शुरुआत के 10-12 एपिसोड पापा ने लिखे भी, फिर उनको आई डोंट थिंक ही वाज हैप्पी इन दैट स्पेस, समझ नहीं आया, ही कुडंट जेल विद काइंड ऑफ राइटिंग दैट वाज हैपनिंग, तो ही स्टॉप्ड, ही टुक अ ब्रेक एंड शुरुआत में शायद अपनी इच्छा से ब्रेक लिया होगा, फिर उसके बाद ब्रेक हो ही गया। तो वो काफी लंबा चला, मतलब कई साल वो खाली रहे। उसके बाद हम काम करने लग गए थे तब तक। एंड फिर आई थिंक चंद्रगुप्त मौर्य करके एक बीच में हिस्टोरिकल शो आया था, तो वो लिखा उन्होंने, शायद एनडीटीवी इमेजिन पे। हाँ। और फिर कुछ साल काम नहीं रहा, फिर एक और कोई सीरियल थोड़ा बहुत लिखा, फिर नहीं लिख पाए। तो बट ग्रोइंग अप आई अंडरस्टूड दैट दिस इज अ वेरी हार्ड लाइन। हमसे कभी झूठ नहीं बोला गया कि हम बहुत समृद्ध हैं। हमें पता था कि हमारे पास इतने पैसे हैं या पैसे नहीं हैं। तो चाहे हम जब मैं आया था 87 में, तो ननियाल जो है मेरा, वो मम्मी पापा के जो नाना जो मेरे थे वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, वो समृद्ध लोग थे काफ़ी। और वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पापा रहते थे भाईंदर में, 4 माले की एक बिल्डिंग थी, उसमें एक कमरा था, उसी में स्लैब था, किचन, वही किचन हो गया और एक गुसलखाना था। और सुबह 15 मिनट पानी आता था वहाँ, तो उसमें आप जितना भर पाओ भर लो। और रोज आ जाता था पानी? नहीं, अच्छा, आज आया, 2 दिन आया, फिर नहीं आया, फिर आया, 2-1 दिन आया, फिर नहीं आया। टैंकर बुलाया बिल्डिंग में किसी ने, सबने पैसे जोड़ के, वैसा वाला मामला था। तो पहले दिन मुझे अभी भी याद है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मुझे लग रहा था मेरे पापा को यार बढ़िया चल रहा है इनका, क्योंकि बहुत लंबा घर बना दिया है। मुझे नहीं पता था कि ये सारे कमरे सब किसी और के हैं। जब मैं घुसा अपने कमरे में तो मैंने कहा बाकी कमरों में कब जाएंगे हम? तो मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा यही है। मैंने कहा अरे ये कैसे, यहाँ तो एक पलंग है और हम है, इसके बाद खत्म हो जा रहा है सब कुछ। तो बट इट वाज ग्रेट रियलिटी चेक। और थ्रू आउट आवर लाइफ कभी हमको ये नहीं कहा गया कि आप ये नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। आई थिंक खुद ही हमारे समझ आ गया कि हमारे पास इतना है। वो स्थिति थी कब तक? वो काफी टाइम तक थी, उसी टाइप ही थी स्थिति। बीच में कुछ साल क्या हुआ कि मेरे नाना ने वहाँ एक 1 बेडरूम का घर ले लिया था। तो उन्होंने देखा होगा कुछ साल के ऐसे ही रह रहे हैं बेटी और दामाद जी, तो उन्होंने कुछ साल बोला कि आप यहाँ रह लीजिए। तो वो आई थिंक दैट वाज अ गुड फेज। हमारे पास एक कायदे की बिल्डिंग में एक घर था। फिर लेकिन कुछ साल बाद पिताजी को क्या सूझी, उनका रोज काम अंधेरी में हो रहा था बहुत। रमन कुमार जी के साथ वो बहुत काम करते थे, ट्रैक सिनेमा उनकी कंपनी थी। तो और उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारे पैसे, जो भी 2-3 लाख रुपए जोड़ के एक 4 बंगला महाड़ा में एक खोली सी ले ली थी, जिसको दफ्तर बना लिया था उन्होंने। फिर कई बार वो रात में स्कूटर पे 30-40 किलोमीटर चला के आते थे, फिर सुबह जाते थे, तो दफ्तर में ही सो जाते थे। तो थोड़े दिन बाद मेरी माँ को भी लगा होगा कि भाई अगर ज़्यादा वहीं रहना है तो हम भी वहीं आ जाते हैं। तो फिर हमारा एक डाउनफॉल आया। और उसी खोली के ऊपर हमने एक कमरा और बनाया है, जैसा कि उस समय सभी कर रहे थे, और फिर वहाँ रहने लगे। तो वो भी अच्छा, काफी अजीब टाइम था। मतलब वो खोली अब भी है? वो खोली अब भी है कि बेच दिए? नहीं, वो बेच दिया। चूहे बहुत आते थे वहाँ, मतलब ऐसा होता था सुबह उठते थे तो यहाँ खून होता था अंगूठे पे। तो फिर हमें 2-1 दिन बाद समझ आया कि रात को आता है चूहा, और वो जो तीखी नाक वाला जो चूहा होता है ना, एनेस्थीसिया भी दे देता है वो शायद, तो उससे ना सुन्न हो जाता है ये, और फिर वो खा के निकल जाता था।
तो वो बहुत अच्छा दौर था वो, बिकॉज वी लर्न अ लॉट. सो दैट इज वेयर आई कम फ्रॉम. ऐसी स्थिति आपको आपके पूरे जीवन के लिए मतलब एक याद तो दे के जाती है, हाँ. कैसी गलतियां नहीं करनी है. हाँ. और कैसे दिन दोबारा देखने नहीं है. हाँ. तो वो है नहीं. और वो आई थिंक बढ़ते बढ़ते ना आपको ये समझ आता है कि अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं कहीं, अगर आप एक फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो फ्रीलांस में लगातार फेजेस आते हैं. कोई भी हो, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, आप चाहे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो या बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपके जीवन में लगातार एक स्टेबल फेज नहीं रहता है. बहुत अच्छा फेज आता है, बहुत ख़राब फेज आता है, फिर ठीक ठाक आता है, फिर खराब, ये लगातार चलता है. तो उसके बीच में आप एक डिसिप्लिन बनाना सीखते हो, पैसों को लेके, खर्चों को लेके, जीवन जीने को लेके, कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा अपना, मैं ही इंचार्ज हूँ इस स्ट्रक्चर का, कि मुझे इतने बजे उठना है, इतना पैसा सेव करना है, ये करना है. जब ज़्यादा आए तब भी मैं ना फैलूं, और जब कम आए तब भी एकदम गुर्बत में ना चला जाऊं. एक किसी किस्म की स्टेबिलिटी आप बनी ला पाओ रहे कम से कम. तो वो सीखना मुझे लगा बहुत ज़रूरी था. एंड वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, मैं भी 16-17 साल की उम्र से काम करना मैंने शुरू कर दिया था. तो जैसे थोड़ा बहुत भी पैसा बनाया तो मुझे समझ आ गया कुछ समय में कि पहले तो मुझे पैसा समझना है, कि अमूमन मध्यम वर्गीय घरों में पैसों को लेके बात नहीं होती. उससे बड़ा ऐसा देखा जाता है कि एक पैसों की बात कर रहा है. और खासकर हमारे जैसे घरों में जहाँ राइटर, आर्टिस्ट, इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल ही पैसों की बातें कर रहा है. लेकिन दिक्कत ये है कि सारी दिक्कतें जो है वो पैसा ही सॉल्व कर रहा है. तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बुरी चीज़ तो नहीं है. इससे और जब नहीं होता है तो उसकी जरूरत और उसकी बात तो करनी पड़ती है ना. तो मुझे लगा कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है, व्हाट इज़ मनी, व्हाट डज इट डू टू योर लाइफ, हाउ मच मनी डू यू नीड, व्हाई डू यू नीड इट. यू अंडरस्टैंड दिस, यू स्पीक टू पीपल हु डील विद मनी, you break a lot of your myths about money and then deal with it. क्योंकि अगर समझिए 3-4 पीढ़ियों से हम गरीब रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 3-4 पीढ़ियों में कभी किसी ने अच्छा काम नहीं किया है या कभी पैसा कमाया ही नहीं. जाहिर सी बात है हमें उस पैसे को मैनेज करना नहीं है. तो वो सीखना ज़रूरी है. ये नहीं कहूँगा कि मैं अब सीख गया हूँ, बट मुझे लगता है कि पिछली गलतियों से ज़रूर सीखा हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे मैनेज करना चाहिए था. तो अच्छा, 16-17 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू किया, और ढूंढो तो पता चलता है कि आप 8वीं 10वीं या शायद 9वीं और 12वीं में फेल हो रहा था. उसके बाद पढ़ाई की है कि नहीं की है? नहीं की है मैंने फिर ऐसे 10वीं प्राइवेट की, फिर 11वीं में एडमिशन मिला, फेल हुआ, तो फिर 12वीं फिर से प्राइवेट की. फिर उसमें भी कुछ 80 की 80 आ गई, फिर जैसे तैसे क्लियर की, फिर छोड़ दी थी. फिर मैं नाटक कंपनी में काम करता था नादिरा बब्बर जी के साथ, एकजुट थिएटर. तो असल में मेरी पढ़ाई जो है वो वहाँ शुरू हुई. और वहाँ 1-1.5 साल में मेरे आसपास जितने भी लोग थे मेरे साथ, तो मुझे लगता था कि ये भी मेरी तरह अनपढ़ होंगे. लेकिन उसमें से कोई कह रहा है कि नहीं, मैं तो बीएससी कर रहा था, मैं एमफिल कर रहा था और मैं छोड़ के आ गया. मैं यार मैं तो 12वीं करके निपट गया हूँ. तो मैंने कहा कर ले, ग्रेजुएशन क्या है उसमें. तो फिर मैं गया और मैंने एडमिशन लिया. मैंने कहा आर्ट्स में ही मिल सकता था उन नंबरों के साथ मुझे एडमिशन. लेकिन दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कॉलेज. तो खुद ही मेरे पास जो पैसे नाटक से बन रहे थे उससे मैंने फीस भरी, और हिस्ट्री, साइकोलॉजी और हिंदी लिटरेचर लिया मैंने. और फिर मैं फेल नहीं हुआ. बीए पूरे 3 साल जो है मैं बढ़िया पास हुआ और अच्छे नंबर आए. सही माहौल भी मिल गया ना. हाँ, और सही सब्जेक्ट मिला. मुझे लगा हाँ ये मेरे बात समझ आ रही है, हिस्ट्री मुझे समझ आ रही है, मुझे साइकोलॉजी समझ आ रही है, मुझे लिटरेचर समझ आ रहा है.
इससे पहले मैं कॉमर्स कर रहा था या साइंस कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग हिब्रू में क्यों बात कर रहे हैं ये आपस में बात कर रहे हैं और मेरे क्यों नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो पर जब मैं आर्ट्स में आया तो मुझे समझ आने लगी चीज़, हाँ नहीं ये तो मेरे ही लोग लग रहे हैं। तो आपने पहली नौकरी क्या की थी? पहली नौकरी की थी ये 12वीं के बाद जो है, जब आप 16-17 साल के? हाँ, मुझे एक एडिटिंग स्टूडियो में लगवाया था मेरे पिताजी ने। उस समय वो एक सीरियल लिख रहे थे, उनके जो डायरेक्टर थे, फिर जाहिर सी बात है उनसे उन्होंने कभी शेयर किया हुआ कि मेरा बेटा जो है बिल्कुल ही मतलब पटरी से उतर चुका है, ना वो पढ़ाई कर पा रहा है ना कुछ काम कर पा रहा है, सोच रहा हूँ उसको किसी गैराज में लगवा दूँ। तो उन्होंने कहा एडिटिंग स्टूडियो में एज एन इंटर्न मुझे लगवाया। अच्छा, एक पिता के लिए ना ये बड़ा मुश्किल का काम होता है कि मतलब अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच पाना, और हाँ। दूसरा कि चलो इसको अभी कहीं नौकरी पे लगवा देता हूँ, तब जब वो बालिग भी नहीं हो पाया है। हाँ करेक्ट। तो बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक वो उस किस्म के इंसान भी नहीं है कि वो किसी कहीं इसकी पहचान से यहाँ लगवा दो। ये उनके जो डायरेक्टर दोस्त थे उन्होंने ही सजेस्ट किया, इनफैक्ट इंसिस्ट किया हुआ कि इन्होंने मुझसे तो कहा कि देख तू पढ़ाई तो नहीं कर रहा और क्वालिफिकेशन तेरी कुछ है नहीं, ना ही तू सचिन तेंदुलकर है कि तू स्पोर्ट्स में कहीं आगे निकल गया। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ आदर्श नगर में मोटर गैराज है, तू गाड़ियों के स्टिकर बहुत लगाता है, तुझे कारों का शौक है, तो तू यहाँ लग जा गैराज में। ये बात किया उन्होंने? हाँ, ही हैड अ वेरी ऑब्जेक्टिव चैट विद मी, और वहाँ जानता है मेरे को वो, तो रख लेगा तुझे। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी मार पड़े, पर सीख लेना काम। तो जैसे जैसे तू काम सीखेगा तो थोड़े दिन में तू सीनियर मैकेनिक बन जाएगा। आगे जाके थोड़ा अच्छा रहा तो अपन पैसे वैसे जोड़ के तेरा अलग से कुछ खोल देंगे छोटी मैकेनिक की दुकान। हो सकता है तो आगे जाके बड़ा गैराज भी खोल ले अपना। तो मुझे अपना भविष्य जो है ग्रीस और उससे लदा हुआ बनियान में दिखा, तो मुझे काफी घबराहट हुई। तो जैसे ही मेरे उनके डायरेक्टर साहब ने कहा कि इसको वहां लगवा देते हैं इंटर्न, देखते हैं कि अब तक वहां कुछ सीख जाए, फौरन मैंने कहा हाँ मैं वही असल में करना चाहता हूँ, मैं शुरू से इंटर्न नहीं बनना चाहता। मुझे लगा पर मुझे बहुत अच्छा वो अनुभव था। जो मेरा सीनियर एडिटर था वहाँ, नितिन नाम था उनका, है अभी भी काम करते हैं वो। तो वो बहुत ओपन थे, मुझे पूरा समझाया उन्होंने। उस समय डीजी बीटा का ज़माना था, उस पर एडिटिंग होती थी। तो वहाँ सीखा, मेरे ख्याल में एक 8 महीना या साल भर मैंने वहाँ काम किया होगा। बाद के दिनों में मुझे सैलरी भी देने लगे थे, आई थिंक 2,500 रुपये देने लगे थे, क्योंकि मैं वहीं रहता था पूरा पूरा दिन, महीने का। हाँ। और फिर एक दिन मैं नाटक देखने गया पिताजी का। इससे पहले मेरा इस दुनिया से जो है बहुत ज़्यादा कुछ साबका नहीं पड़ रहा था, और उसने मेरा खेल कर दिया, क्योंकि मुझे लगने ही लगा था कि अभी 2,500 मिल रहे हैं, हो सकता है आगे चल के मैं 20,000 भी कमा लूँ महीने के। तो यहाँ पे तो तरक्की तय है, और मुझे एडिटिंग करने में मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो पर जिस दिन मैंने वो पहला नाटक देखा तो मुझे ऐसे अजीब सा लगा, मुझे लगा कि यहाँ होना चाहिए मुझे। और मुझे कुछ नहीं पता था नाटक के बारे में, क्या होता है, एक्टिंग क्या है, ये बस मुझे वहाँ जाके लगा कि मुझे यहाँ होना है। तो मैंने फिर कहा पिताजी से कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। नहीं ये मत करो, क्योंकि जो दिख रहा है बढ़िया सा, उतना पैसा है नहीं, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा, नहीं मुझे यही करना है। तो मैंने बोला तो तुम खुद ही करो फिर, मैं तो नहीं किसी को फ़ोन लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। जाओ वहाँ मिलो लोगों से, अगर वो नाटक कंपनी में तुमको ले लेते हैं जुड़ जाओ। तो फिर मैं गया, थैंकफुली मुझे जो पिताजी की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, वहाँ नाटक कंपनी में लोग जानते थे कि व्यास जी का लड़का है, थिएटर करना चाहता है। तो मुझे वहाँ बैक स्टेज करवाने उन्होंने लगा दिया। फिर मैंने वो काम नहीं छोड़ा, अब तक नहीं छोड़ा। अगर मैं ज़्यादा लंबा कहीं निकल जाऊँ तो आप रोक देना। मतलब मेरा टाइम बाउंडेशन नहीं है। अच्छा।
कल मैं हंसल सर के साथ बैठा था ना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही आफ्टर इंटरव्यू कि मुझे कुछ पब्लिशर्स बोल रहे हैं कि किताब लिखने के लिए उनको इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट है, लेकिन है तो है, कोई खास पैसा नहीं दे रहे, पर ठीक है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगर मैं लिख देता हूँ, मैं जैसा काम करता हूँ, पता नहीं कितने लोग पसंद करते होंगे, कितने लोग नहीं पसंद करते होंगे, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जाए भाड़ में, किसी को जानना है ना जानना है। आप मतलब मैं जब चला जाऊंगा ना, मेरे बच्चे पढ़ लेंगे अगर मन किया तो, और नहीं तो उनके बच्चे पढ़ लेंगे कि भाई दादाजी थे और वो तो ऐसा काम अगर तुम ये फॉर्मेट लेके चल रहे हो तो ये बड़ा अच्छा है। मैं तो लिख दूंगा, कम से कम तुम्हारे लिए, तुम्हारे से हमको विजुअल डेटा भी मिल जाएगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो सारा पैटर्न उसी हिसाब से चल रहा है। तो अगर हम किसी फिल्म में ना जा पाए, पहुंच ना पाए, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पूरा दिन हर जगह फिल्मों की बातें करता हूँ तो मुझे फिल्मों की बातें कम करना पसंद है, क्योंकि वो काम है ना, वो कितना ही आप अपनी काम की शेखी बगारोगे, हो गया ना। जब आप काम करते हो तो इनफैक्ट आज इंटरव्यू पे आते समय भी मैं ये सोच रहा था कि अमूमन मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ इंटरव्यू, मुझे लगता है कि उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई फिल्म या शो जब रिलीज होता है तो उस समय इंटरव्यू करने का फायदा है, क्योंकि उससे उस शो को थोड़ा और अवेयरनेस जनरेट होगी। अदरवाइज आप अपने बारे में कितनी ही बात कर लो, और अमूमन उनके सवाल भी बहुत ही ऊपर ऊपर से ही वो जानना चाहते हैं कि जब आपने वो फिल्म की तो उस एक्टर से आपने क्या बात की। हाँ, तो ये मैं क्या ही बताऊं यार, क्या बात मतलब है ना। ये अब पॉडकास्ट के दौर में ना इतनी भीड़ हो गई है हाँ, कि उनको एक चीज तय कर लिया है उन लोगों ने कि अगर सुमित व्यास मेरे पास बैठे हैं तो मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूं कि सुमित व्यास 10 रील देके चले जाए, हाँ, कि वो वायरल हो जाए। फलाने ने फलाने के लिए कह दिया, आपने शाहरुख खान के साथ कौन सा काम किया, आपको क्या अनुभव हुआ बताओ। अरे भाई आप इनको जानने आए हो ना, तो करो, जानो। आप वहां जाके क्या करोगे। जब हम लोग सिनेमा कैफे शुरू कर रहे थे, फिल्मोर मतलब ये शो है सिनेमा कैफे जी, और फिल्मोर हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि किस तरीके से सेट बनाए इंटरव्यू का जो सबसे अलग हो सके, क्योंकि लगभग चीज जो फिल्मों से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा वो इंटरनेट पे उपलब्ध होगा। अगर आपने 4 इंटरव्यू भी दिए होंगे तो लगभग पैरेलल वही होता है। सही बात है। इसीलिए एक इंटरव्यू नहीं देखा हूं मैं। ये बहुत अच्छा किया कि भाई क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से हैं। हम लोग उस दिन मिले थे आते समय, करेक्ट, और वो ठीक लगा कि मतलब इनसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये खाली ये नहीं कि आए सिनेमा किए चले गए, बेचारे की वाले लोग हैं जी, तो वो बातें हो सकती हैं। हाँ, और किसी का जीवन जानना बड़ा रिस्पॉन्सिबल का काम है, या फिर वो बता भी रहा है तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो बता रहे हैं, वो चुनता है कि बताए कि ना बताए, क्या बताए। सही बात। और उसमें ज़्यादा आई थिंक जो हमारे पेशे में ज़्यादातर लोग जिन्होंने अच्छा या गाढ़ा काम जिन्होंने किया, वो गाढ़ा काम इसीलिए कर पाए क्योंकि वो दे वर जनरली इंटरेस्टेड इन पीपल, एंड दे वांटेड टू सी लाइफ फ्रॉम डिफरेंट लेंसेज। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तो आप सिर्फ कोई फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, कुछ गणित कर रहे हो कि ये यहाँ पे चुटकुला डाल देता हूँ, यहाँ पे कार उड़ा देता हूँ, है ना। और मुझे ये लगता है कि इस प्रोफेशन का असली रस जो है वो उसमें है कि मैं एक मजदूर से भी बात करूं, मैं एक सीईओ से भी बात करूं, मैं एक चोर से भी बात करूं, एक उग्रवादी से भी बात करूं, एक भले आदमी से भी बात करूं, और क्या मैं ऑब्जेक्टिवली एम्पैथेटिकली हर एक इंसान को देख पा रहा हूं या नहीं, उनकी खामियां, उनकी अच्छाइयां, उनके क्वर्क्स, क्या मुझे ये एक्साइट करते हैं या नहीं, वो तय करेगा कि मेरी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी या कितनी गाढ़ी होगी या कितनी असरदार होगी। तो वो जरूर मुझे लगता है कि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मजेदार पक्ष है हमारे पेशे का, वो ये है कि मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मुझे जानना है उनको, इसलिए मैं बहुत भले लोगों से भी नहीं मिलता हूं क्योंकि बोर हो जाता हूं।
कि वो भली भली बातें कर रहे हैं, वो एकदम सफेद दीवार सा लगता है मुझे कि अब कुछ तो क्वर्क होगा यार तुम में। हाँ सही बात है। तो मैं उससे क्या ही बात करूं। अजीब लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जानना है कि हाउ डू दे फंक्शन, वो कैसे कर पाते हैं। कहीं तो उनके दिमाग में दिस इज मेकिंग सेंस। ट्रू। आई वॉन्ट टू नो हाउ हाउ इज दिस मेकिंग सेंस टू यू। हाँ। आई डोंट वॉन्ट टू करेक्ट यू, आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ। अच्छा, एक अच्छी बात है हम लोग के प्रोफेशन में कि हम लोग को मौका मिल जाता है हाँ बातचीत करने का। पर इस बात का आपके दिमाग में ये होना ना कि जो व्यक्ति आके आपसे बातचीत कर रहा है वो उतना ही गुणी है, तभी यहाँ तक पहुंचा है, तभी आपके सामने बैठा है, और जिस तरीके से आप उसको समझ रहे हैं हाँ, वो बातचीत के क्रम में आपको भी तो समझ ही रहा होगा। सही बात। तो वो उसके इंटरेस्ट की चीज है। हाँ तो ऐसा हो जाता है। खैर, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, नादिरा सॉरी हाँ नादिरा बब्बर जी के थिएटर तक। जी। शुभ्रो दादा भी वहां पे थे, शुभ्रो जी भी। उस दौरान थे वो? हाँ। अच्छा, तो पहला नाटक आप लोगों ने क्या किया वहां पे? पहला नाटक एक्चुअली पहला मुझे थिएटर की दुनिया समझाइए। मेरा इंटरेस्ट बेसिकली मैंने उनको भी बताया था, कुमुद भैया का पहला प्ले था, मतलब जो मैंने पहला प्ले देखा था वो पुराने चावल थे। हाँ ठीक। तो वहाँ पे मैं सबसे इंट्रोड्यूस हुआ। उसके पहले मैं घनश्याम को जानता था, हाँ। फिर घनश्याम से कुमुद भैया तक, फिर शुभ्रो दादा, फिर सब कोई, फिर आपका मैंने सांप सीढ़ी देखा वहाँ पे। हाँ। उसके बाद मैंने बैक टू बैक कई सारे थिएटर देखे। स्मोकिंग देखा, कॉमेडी देखा, फिर सांप सीढ़ी आया। थिएटर इसलिए समझना भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग थिएटर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन एज ए करियर थिएटर को चुन लेना जिससे कि आपका घर परिवार भी चल जाए, वो बहुत कम लोगों के लिए मुमकिन है, सबके लिए नहीं है। तो उसके पूरे मायार के बारे में आप मुझे समझाइए, बताइए। तो जब मैंने काम करना शुरू, मेरा पहला नाटक था जिसमें मैंने एक्ट किया था, वो नादिरा जी ने एक नाटक दिखा था सुमन और सना नाम से। वो 2002 के जो राइट्स हुए थे उसके फौरन बाद उन्होंने वो नाटक दिखा था, तो उसमें मैं एक छोटा सा पार्ट कर रहा था। उसके बाद कई सारे नाटकों में मैंने किया। एक जसमा उड़न करके एक म्यूजिकल नाटक है, उसमें मुझे असल में कोई रोल नहीं मिला था शुरुआत में, और मेरा बड़ा मन था। तो मैंने देखा कि वहाँ वो म्यूजिकल नाटक है और रोज़ उनको एक ढोलक वाला बुलाना पड़ता है ताकि वो म्यूजिक की रिहर्सल कर पाए। हाँ। तो मैं रिहर्सल से थोड़ा पहले आके ढोलक बजाना सीखना शुरू किया। मैंने अगर मैं ढोलक बजाऊंगा तो फिर उनको ढोलक वाला नहीं बुलाना पड़ेगा। हाँ। तो मैं रोज़ इसमें शामिल हो जाऊंगा, और फिर मैं कोरस में भी शामिल हो जाऊंगा, तो मैं साथ में गा भी दूंगा। तो मैं एक मल्टीपर्पस चीज़ें तरीके से इस नाटक में घुस जाता हूँ। और वही हुआ कि वो मैं सीखा ढोलक बजाना, और फिर रिहर्सल में आमोद भट्ट जी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो मैंने कहा सुमित आजा तू ढोलक ले ले, हम लोग रिहर्सल करते हैं। वो करते करते जो है तो कोरस में भी गा दे, फिर भीड़ में भी मैं एक रोल कर रहा था, तो करते करते उसमें घुस गया। ऐसे कई सारे फिर नाटक हमने किए। फिर एक हमने डायरेक्ट भी किया नाटक उस जमाने में। नादिरा जी ने मुझे और 3-4 जो मेरे साथ के लोग थे, वो देख रही थी कि दिन भर आते हैं, ये बैठे रहते, यही कर रहे हैं। शायद 99 दिस इज 2001 is when I joined the company। उसके 1-2 साल में उनका अगर आप रोज आ रहे हो तो आप अपना नाटक बनाइए। आप लोग यंग हैं, 18-19 साल के हैं, आप बनाइए। और ये खूबसूरती थी कि आप वहां पे हर चीज का ऑप्शन था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, तो जो भी आ रहा है जुड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ये करना चाहता है। पैसा मतलब उतना ही होगा। शो के मेरे ख्याल में 200 रुपए उस समय मिलते थे हमको एक शो के। शाम को नाश्ता मिलता था, चाय आती थी, तो उससे जैसे तैसे करके सर्वाइवल चल जा रहा था। और तो हमने उस जमाने में मुंशी प्रेमचंद पढ़ा, मंटो पढ़ा, टैगोर पूरा पढ़ा, बहुत सारे जो भी बड़े राइटर्स थे। टैगोर में आपने काम भी किया है ना? हाँ। तो और उसमें से फिर हमने प्रेमचंद की 3-4 कहानियां चुनी जो ह्यूमरस थी,
और उन कहानियों को जोड़ के एक कहानी लिखी ताकि वो उसका एक कोलाज बन पाए। और फिर हमने एक नाटक करके उनको रिहर्सल दिखाई। तो वो रोज एक्चुअल रिहर्सल से पहले हम आके तैयार करते थे और फिर उनको दिखाया एक दिन। उन्होंने देखा भाई ये तो बढ़िया है, आई विल प्रोड्यूस इट। तो जितना भी, बहुत ज़्यादा नहीं था, जो भी पैसा रहा उन्होंने पैसा लगा के बोला ये बाकायदा इसके शोज होंगे और आप लोग करिए। तो विच वॉज वेरी इनकरेजिंग फॉर अस। उस जमाने में ऐसा कोई करता नहीं था। तो नाटक का नाम था मुंशी जी की गुदगुदियाँ। ये हमको, ये रिटर्न पड़ा होगा ना आपके पास अभी भी? ये कहीं तो होगा मतलब होगा, इंटरेस्ट जागा कि कभी मिले तो मैं पढ़ूं। जरूर आप पढ़िएगा। बड़े भाई साहब थी उसमें, रसिक संपादक एक कहानी थी, आंसुओं की होली तीसरी कहानी थी, और एक और कहानी थी। 4 कहानियां थी जिनको जोड़ के हमने नाटक बनाया था। तो दैट आई थिंक टर्न थिंग्स फॉर मी इन माई हेड, क्योंकि मुझे उस पूरे प्रोसेस से समझ में आया कि ये एक शुरुआत से लेके अंत तक किसी प्रोडक्शन को कैसे ले जाना है। कहाँ से आप स्क्रिप्ट ढूंढते हो, कैसे आप लिखते हो, कैसे आप फ्लोर पे आते हो, कैसे तैयार करते हो, कैसे लाइट होती है, कैसे उसका पूरा झामा होता है। एंड देन आई वॉज वेरी कीन टू डू मोर। तो उसके बाद बहुत टाइम तक मुझे नहीं मिला नाटक बनाने को। देन आई मूव्ड आउट ऑफ द कंपनी। 6 साल वहाँ काम करके फिर मैंने वहाँ काम करना बंद कर दिया। बाहर एक और बेसिकली राइटर थे शौकत थानवी नाम से, पाकिस्तान के थे वो। तो सैटायरिस्ट थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी शॉर्ट स्टोरीज की, जिसमें जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारे के फौरन बाद जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे तो उनका क्या जीवन था और कितना स्ट्रगल था या कितना फनी था वो, उस पर 3-4 कहानियां उन्होंने उर्दू में लिखी थी, जो हमने जब पढ़ी तो हमें बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि इट हैड अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया, इट हैड अ रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान, इट हैड अ रिफ्लेक्शन ऑफ a very satirical take on what happened when, you know, 2 nations decide to go their separate ways. तो वो हम करना चाह रहे थे 4 कहानियाँ, और उस समय कोई कर नहीं रहा था। तो फिर आकर्ष खुराना मेरे दोस्त हैं जो अंग्रेजी थिएटर करते थे उस समय, उनको हमने पढ़ के सुनाई। उसका हिंदी तर्जुमा हुआ था? हाँ। को उर्दू में ही किया था, बट बेसिकली देवनागरी में लिखा था। मेरे दोस्त ने लिखा, जो मैं उर्दू पढ़ नहीं पा रहा था, वो पढ़ पा रहा था, तो उसने उसका ट्रांसलेशन किया, फिर उसको हमने लिख के पूरा अडेप्ट किया और उसको हमने सुनाया। वो प्रॉपर अंग्रेजी थिएटर करने वाला आदमी, पर उसने सुना पूरा और पूरा हंसा नहीं पूरे नाटक में। यार ये कॉमेडी नाटक है, 4 कहानियां सुनाई और इसके चेहरे पे जो है मुस्कुराहट भी नहीं आ रही, तो ये तो नहीं। फिर उसने कहा कि नहीं मैं करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देन ही प्रोड्यूस्ड इट। फिर मानव के साथ मैंने एक नाटक किया उसी दौरान। एक नाटक लिखा था ऐसा कहते हैं, उसमें मैंने काम किया। फिर पार्क नाम से एक दूसरा नाटक किया उन्होंने, उसके हमने शोज किए। ऐसे पार्क में आई थिंक कई लोग थे। पार्क में अंजुम भी थे क्या? वो ऐसा कहते में थे कई। ऐसा कहते पार्क में जो जब लिखाई था, आई थिंक 8-9 की बात है, 2008 या 7 दिसंबर, आई थिंक 2007 दिसंबर की बात है, जब पार्क हमने किया था। पहला शो किया था सोना पानी उत्तरांचल में। हमारे जानने वाले हैं आशीष अरोरा जी, उनका वहाँ पे होटल जैसा कुछ था। उत्तराखंड या उत्तरांचल? उत्तरांचल, काठगोदाम के आगे। अच्छा जगह है। हाँ। सोना पानी उन्होंने अपनी जगह का नाम रखा था। मेरे दिमाग में सोना पानी, तो खैर वो जगह है वहाँ पर। वहाँ पे उनका एक रेजिडेंसी टाइप का एक बड़ा सुंदर रिसोर्ट था, वहाँ हमने पहला शो किया उसका। और फिर मैं, शुभ्रू और गोपाल, 3 थे। गोपाल दत्त। और उसका एक्चुअली अब भी हम शो कर रहे हैं, ये बात अब। और उस नाटक में इट्स अ प्ले अबाउट 3 people फाइटिंग फॉर स्पेस इन 3 benches इन अ पार्क।
एक पार्क में 3 बेंचें हैं और 3 लोग बारी बारी आते हैं, लड़ रहे हैं कि यहाँ छांव ज़्यादा है, ये सीट मेरी है, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी इसलिए है। और फिर वो बात जगह से बढ़ते बढ़ते हिस्ट्री पे जाती है, इजराइल, फिलिस्तीन, कश्मीर, हर तरह की बात उसमें हो जाती है, पर शुरू होती है स्पेस से। और आप देखिए 2007 एंड में हम जब इजराइल फिलिस्तीन की बात कर रहे थे तो उस समय वो रेलेवेंट लग रही थी। अभी हमने कुछ महीनों पहले वो शो किया 2025 में, अब भी वो रेलेवेंट है। ये इतनी दुख की बात है क्योंकि हमें लगा था एक जमाने के बाद तो ये शायद ये टॉपिक या ये नाटक जो है तो झगड़ा ही चल रहा है, रेलेवेंट खत्म हो जाएगा। हाँ आप समझिए 20 साल से तो अभी भी रेलेवेंट है, हम भी शो किए जा रहे हैं। देखिए कहाँ तक दोबारा कब होने वाला है, कहाँ, दिल्ली में या बॉम्बे में? अभी हम जा रहे हैं जयपुर, फिर जाएंगे दिल्ली, बम्बई में भी है, अगस्त में है। अगस्त में। और दिल्ली में कब होगा? कुछ डेट फाइनल 18 को है आई थिंक, जुलाई। 18 जुलाई। हाँ, तो आप अगर दिल्ली में हो तो आप जरूर आए। हाँ, रिटर्न आ जाऊंगा मैं। तो आप जरूर आए, उसके अभी बहुत कर रहे हैं हम लोग शो। अरे बिहार इलेक्शन भी शुरू हो रहा है ना, तो अभी 4 या 5 तारीख को डायरेक्ट मतलब यहाँ से निकलूंगा 1-2 दिन के लिए दिल्ली, फिर सीधा पटना। तो कुछ इंटरव्यूज करने हैं, और उसको निपटा के फिर आया जाएगा। 12-13 तक तो मैं लौट ही आऊँगा। हाँ, तो आप आइए, मज़ेदार है वो। शुरुआत में तो लोग ज़्यादा इसलिए आते थे क्योंकि वो अच्छा नाटक था। अब आजकल थोड़ा इसलिए भी आते हैं क्योंकि एक्टर जो है वो उनको वेब सीरीज में या फिल्मों में दिखाई दे गया है, तो शायद इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। पर वो नाटक बहुत अच्छा है। इट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट प्लेज आई थिंक, मानव्स, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग इट। तो सवाल में एक चीज़ और था कि मतलब मान लीजिए आप वहीं ले आए कि आप वेब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, सिनेमा में दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक 30 से ज़्यादा फिल्में आपने कर ली होगी। हाँ। लगभग। और थिएटर इतने सारे। हाँ। तो आपके लिए आसान है शायद। अगर आपको सिर्फ जीविका थिएटर से चलानी हो तो मैं भी चला लें। बहुत मुश्किल होता आज की डेट में। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि उतना अमाउंट आ पा रहा है नाटकों में, कुछ नाटकों में, कि आदमी एक रेस्पेक्टेबल जीवन जी सकता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस वक्त थिएटर ही कर रहे हैं। अगर आपकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है पैसों को लेकर, तो यू कैन लिव इन दिस सिटी। आप कम से कम किराया दे पाएंगे घर का, आपका राशन पानी चल जाएगा, आप एक दिन स्टारबक्स में कॉफी भी पी पाएंगे महीने में 1-2 बार, ट्रैवल भी कर पाएंगे। उतना खर्चा चल जाता है अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मतलब बेहतर हो जाएगा जीवन, तो वो हिंदी नाटकों से तो बहुत मुश्किल है। हिंदी, अंग्रेजी में, गुजराती नाटक करके आप फिर भी कर सकते हैं, मराठी नाटक करके फिर भी कर सकते हैं। डिफरेंस क्या हो रहा है? और इसकी जैसे हिंदी की ऑडियंस तो ज़्यादा है नहीं? अच्छा। गुजराती और मराठी की बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस है। ओके। नाटकों की, उनका जो उनके कल्चर में फिर जाकर नाटक देखें। हिंदी नाटकों की जो ऑडियंस है वो वही गुजराती ऑडियंस कभी कभी हिंदी नाटक भी देखती है, या वही मराठी ऑडियंस जो है कभी हिंदी नाटक भी देखती है। तो सीधा हिंदी नाटक देखने, हिंदी भाषी लोग जो हैं वो नाटक देखने जाना उनका कल्चर में नहीं है। जैसे मैं मारवाड़ी हूँ, तो हमारे घरों में कल्चर में नहीं है कि हम नाटक देखने जाएंगे। एक भाई अजीब सी चीज़ होती है कि नाटक देखने क्यों जाएंगे, तो वो दिस नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। महाराष्ट्रियंस में तो दे आर वेरी कल्चरली फॉरवर्ड। वो क्लासिकल म्यूजिक देखने जाना हो, सुनने जाना हो, या नाटक देखने जाना हो, इट इज़। और मध्यम वर्गीय परिवारों में ये कल्चर होता है कि हमें अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का वो देखना है, हमें महीने में 1-आध नाटक देखना है, उसका अलग से वो खर्चा बचा के रखते हैं कि हम ये अनुभव लेंगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी एनरिचिंग। आई एम श्योर गुजरातियों की भी ऑडियंस है, उनके बहुत सारे मंडल हैं जो लेकर जाते हैं, वो करते हैं। सो दे वर वेरी डेडिकेटेड ऑडियंस। हिंदी और अंग्रेजी की मिक्स है, इट्स अ मिक्स बैग ऑडियंस। तो वो मतलब शबाना आजमी को देखने आ जाएंगे, अनुपम खेर को देखने आ जाएंगे, वो मुझे कुमुद मिश्रा को देखने आ जाएंगे, बट वो इसलिए नहीं देखने जाएंगे क्योंकि वो उनका मन है कि महीने में 1-2 नाटक तो हमको देखना ही है।
ये अनुभव किया हूँ मैं, मतलब दिल्ली में जब भी आप लोगों का नाटक हुआ या मानव का नाटक हुआ, एक तो फैंस हैं उनके किताबों के कि हाँ किताबों के वजह से जाना है, फोटो खिंचवानी है या वो क्या कहते हैं ऑटोग्राफ लेना है उस पर, और दूसरा उस हॉल में बस शामिल हो जाना है। ये अनुभव होता है। दर्शकों की ओर से आप लोगों को क्या अनुभव है जब आप थिएटर कर रहे होते हैं? तो एक मतलब एक जिंदा ऑडियंस का होना, वो तो बहुत अद्भुत अनुभव है, बहुत एडिक्टिव है नाटक का जो, क्योंकि एक वक्त पे आप और दर्शक जो है एक हो जाते हैं। आप नाटक खेल रहे हैं और वो नाटक देख रहे हैं और आप एक चीज महसूस कर रहे हैं, और अगर सही तरीके से सही मायने में महसूस कर रहे हैं तो शायद वो भी महसूस कर रहे हैं। तो उस लिहाज से एक वक्त पे यू आर वन। When there is a pause, there is a silence, there is a beat, you are breathing as well as the audience. That is the most magical part about theatre, which is the most addictive part. तो आई थिंक वही वजह है कि आप जब बाहर फिल्मों में और दूसरी जगहों पर थोड़ी सक्सेस या पैसा कमा भी लेते हो, तब भी आप बार बार नाटक करना चाहते हो। आप तो कहते हैं कि आपकी आत्मा है। हाँ, क्योंकि आपको वो जो अनुभव हुआ है वो और कहीं हो नहीं सकता। इट्स अ वेरी वेरी प्योर एक्सपीरियंस। सिनेमा में इट हैपेंस लेटर और मे बी समटाइम्स बिकॉज देयर इज टू मच डिस्ट्रैक्शन। इट्स अ वेरी टेक्निकल मीडियम। उसका अपना सुख है, उसके अपने मजे हैं, बट इट इज नॉट एन एक्टर्स मीडियम, इट इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। Like television or maybe web series is a writer's medium. Writer is actually leading the show. Theater is an actor's medium. आप चाहे अच्छा डायरेक्ट कर लें, अच्छा लिख लें, पर एक बार एक्टर स्टेज पे चला गया तो पूरी तरीके से उसके हाथ में है। वो जितना भोगेगा उस पात्र को, उतना ही ऑडियंस को उसका असर होगा। तो इसलिए थिएटर करना जो है एक्टर ज़्यादा पसंद करते हैं, या जो कर चुके हैं वो बार बार वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस वहाँ मिलता है। पर कई लोग थिएटर को जरिया भी बनाते हैं कहीं तक पहुँच जाने के लिए, उसके बाद थिएटर से दूरी ही बन जाती है। हाँ, ऐसे बहुत सारे मतलब एक्टर्स हैं। और एक चीज़ और, मतलब थिएटर में मुझे बताइए कि जैसे आप थिएटर करते करते सिनेमा की तरफ आ गए, आप फिर भी निकल के जाते हो थिएटर करने के लिए, ऑडियंस पहले से तो बढ़ गई होगी, लेकिन कभी ये दौर रहा कि आप गए हैं पूरे लाव लश्कर के साथ थिएटर करने के लिए और लोग नहीं हैं? बहुत बार। और फिर भी आप थिएटर किए हो? हाँ, बहुत बार। सबसे कम कितने लोगों में किया है? 2 लोगों में। हमने विले पार्ले में या कहीं एक जगह पार्क का ही शो लगाया था मानव ने। तो हम तीनों पहुंचे और एक लाइट वाला, साउंड वाला, बैक स्टेज वाला, घनश्याम भी था शायद उस दिन, और ऑडियंस खाली था ऑडिटोरियम। एक कपल था जो पीछे बैठा था। तो मैंने मानव को फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है 2 ही लोग आए हैं तो, और परफॉर्म करने वाले 3 लोग हैं, तो क्या करें या ना करें? उसने कहा यार अगर एक भी ऑडियंस आई तो शो तो करना चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि आप लोग आगे आ जाएं, क्योंकि आप ही दोनों के लिए कर रहे हैं हम ये नाटक। आई होप आपको पसंद आए। क्योंकि हमें डर था कि ऐसा ना हो हम नाटक करें और वहां पीछे वो अपना रोमांस करने लगे तो वो ज्यादा अजीब हो जाएगा। कम से कम नजर पे पहुंचे। हाँ, पर उनको बहुत मजा आया और हमें भी बहुत मजा आया। हमने फिर वो शो जो है वो करीब करीब अपने लिए किया। तो एंड बिकॉज यू आर फ्री ऑफ दैट फियर कि चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका एक तीसरा कान जो है हमेशा ऑडियंस के लिए खुला रहता है कि कैसा जा रहा है, ड्रैग तो नहीं हो रहा है, ये वो। आप उस बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ पार्क में हो। तो मुझे बहुत मजा आया वो शो करके, और थैंकफुली उन दोनों को भी मजा आया। उन्होंने भी कहा कि हमने पहली बार ही शायद नाटक देखा उन्होंने, और उनको बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा भी उससे कि यार अगर अच्छा लगा तो फिर देखना नाटक, जनरली काफी लोग आते हैं, इस बार तुम ही 2 थे। तो आपकी लाइफ को
कैसे शेप किया थिएटर ने? बहुत तरीकों से शेप किया। जैसे थिएटर ने मुझे पढ़ाई से इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले मैं भागता था पढ़ने से, तो लिटरेचर से इंट्रोड्यूस किया, पॉलिटिक्स से इंट्रोड्यूस किया। किसी भी किस्म की जानकारी को हासिल करने की जो ये ज़रूरत मुझे महसूस होती है हर वक्त, वो थिएटर की वजह से आई। क्योंकि इतने सारे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग मेरे आसपास थे उस समय, और वो मुझे लगता था मैं इनसे बात ही क्या करूं। ना मैंने ब्रेक्ट पढ़ा है, ना मैंने गोरकी पढ़ा है, ना मैंने प्रेमचंद पढ़ा है, ना मैंने मंटो पढ़ा है, ना मैंने शेक्सपियर पढ़ा है, तो मैं इनसे क्या बात करूं। आप बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हो उस दौरान। तो मुझे लगता था कि मुझे फटाफट मैं जाके ये सारी किताबें एक बार पढ़ लूं, आयन रैंड भी पढ़ लूं, ऑरवेल भी पढ़ लूं, ताकि मैं इनके साथ बैठ के बातें कर सकूं इन सारे मुद्दों पे। और जॉर्ज ऑरवेल की बात कर रहे हैं आप? जी, हाँ, इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम। काफी कम समय में चले गए थे। बहुत कम समय में चले गए। और आई थिंक जो उन्होंने एनिमल फार्म में जो लिखा है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स को ही नहीं, वो ह्यूमैनिटी को डिस्क्राइब करता है। दैट वी आर सो प्रेडिक्टेबल एंड वी रिपीट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम। अच्छा, मैं जब उनको पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, पढ़ा, तो मैं देखा यार ये बिहार के मोतिहारी में पैदा हुआ अंग्रेज अंग्रेजों के खिलाफ भी लिख रहा है इतना बढ़िया, और कितने सधे हुए भाषा में, मतलब अद्भुत अद्भुत। तो खैर, तो इस लिहाज से भी थिएटर ने बहुत मुझे शेप किया। फिर शुरुआत में जब कुछ कुछ नाटक में क्या होता था कि हम शो करते थे, और फिर शो के बाद लोग आते हैं ऑडियंस में, उस जमाने में फ़ोन नहीं थे तो ऑटोग्राफ लेते थे बहुत। तो आपको लगता था कि मतलब मज़ा ही आ गया, आपने शो किया, लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फिर वो अपनी कार में बैठ के वो निकल जाए घर। और फिर हम आए, हम सारा सामान समेटे, बक्से में डाले, उसको चढ़ाया, फिर गोडाउन गए, बक्सा सारा उतारा, और फिर होते होते 2:30 बज गए तो बस भी चली गई। तो कई बारी पैदल ही, क्योंकि ऑटो के पैसे नहीं थे तो पैदल ही वापस घर जा रहा हूँ। जाते थे तो ये क्या हुआ, क्या ये अभी 2.5-3 घंटे पहले जो है ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ मैं। और अब जो है बस भी निकल गई है और पैसा भी नहीं है ऑटो से जाने का, कोई पूछने वाला, कोई पूछ भी नहीं रहा है। चल रहे हो आप सड़क पे। तो ये जब बार बार हुआ तो आपको समझ में आ गया कि वो जो हुआ, जो आपने परफॉर्म किया, लोग आए और तालियां बजाई और गले लगे, वो उस परफॉर्मेंस के लिए था, उतनी ही उसकी वैलिडिटी थी। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, और जैसे वो एक्सपायर होता है तो आप बिल्कुल वापस वहीं आ जाते हो जहां से आप सुबह सुबह शुरू हुए थे। तो एंड दैट इज अ बिग लेसन इन लाइफ, कि जब आगे जाकर समझिए मैं एक टीवी सीरियल कर रहा था, या उसके बाद फिल्म भी की, वेब सीरीज भी की, और अमूमन जो मैं देखता हूँ लोग फोटो खिंचा रहे हैं और बहुत इंस्टाग्राम पे आके कह रहे हैं कि प्यार में पागल हो गए हैं आपके, और वो सारी चीज़ें, जब तब वो उसको बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाया मैंने। वो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है, बहुत शुक्र की बात है कि आपको अनजान लोग इतना प्यार दे रहे हैं, लेकिन वो वहीं तक है, वो दे रहे हैं क्योंकि उन्हें एक कहानी या एक किरदार या एक उनके मन में उतर रहा है, अच्छी लगी। लेकिन उससे आप ये ना समझें कि ये ऐसा ही रहने वाला है रोज, कि फिर आप वापस जब उठेंगे तो वही दाल और वही आटा होगा। तो वो पाठ मुझे थिएटर ने पढ़ा है। परमानेंट रूममेट में जो आपका किरदार है वो भी उतना ही उधेड़ बुन वाला है, जो आपका बचपन का भी कुछ हिस्सा उसमें झलक रहा है, जैसे मैं बातचीत कर के जान पाया। तो थिएटर तो बहुत ज़्यादा तैयार कर देता है एक एक्टर को, अगर वो कैमरे के सामने भी जाता है तो। उस कैरेक्टर में और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वक्त लगा, उस बीच में कुछ आपके मन में उधेड़ बुन चल रहा था कि यार कहीं तो पहुँचना है, पहुँच नहीं पा रहा हूँ, या स्पेस नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि जो मज़ा आ जाए। हाँ, क्योंकि आरक्षण में वो टीचर वाला किरदार मैंने थोड़ा सा देखा है।
उसके बाद अच्छा, ये सारी चीजें भी जो रिकॉल होती है ना, वो बाद में रिकॉल होती हैं। हाँ कि बहुत सारे टीवीएफ की सीरीज पे आप देख रहे हैं चेहरे को देखे जा रहे हैं, फिर समझ में आया। हाँ, फिर मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं माफी चाहता हूँ, उसका नाम मुझे वेब सीरीज या फिर टीवीएफ पे ही है कुछ, जिसमें आप अपने पिता और माँ के लिए एकदम सा कि कहाँ थी तुम, ढूंढ रहा था मैं तुमको, वो फील होता है। हाँ ऐसा नहीं लगता है कि आप एक्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप फील कर रहे हो। तो कितना वक्त लगा बताइए? बहुत वक्त लगा। एक ये था कि मेरे दिमाग में एक डिल्यूजन था, जो बहुत गरीबी में भी हम थे, कि मुझे पता था कि यहाँ मैं अभी हूँ, अभी हम इस स्टॉल में रह रहे हैं, बट एक्चुअली तो मुझे वहाँ होना है। वो जो बिल्डिंग दिख रही है मुझे रोज, मुझे तो वहाँ होना है। अभी तो मैं यहाँ हूँ, और इसका कोई लॉजिक नहीं था कि ये कैसे होगा, पर मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू डू वेल। देयर इज नो वे दैट आई विल नॉट डू वेल इन व्हाट आई डू। I don't know why I always thought that. So in my head, I always believed that I am doing well. जैसे नाटक करते समय भी कभी ऐसे, मैंने कभी ऐसे चाय की टपरी वगैरह पे खुद से, जब मैं हुआ ना कि मैं दिन के 6-7 ऑडिशन देता था अमूमन। शाम को 6 बजे से रिहर्सल होती, तो सुबह 11-12 बजे एक बैग लेता था, जिसमें एक फॉर्मल कपड़े, एक कुर्ता पजामा, एक टी शर्ट और एक जीन्स, पानी की बोतल, एक छोटा मैंने वो वाटर स्प्रे भी खरीदा था जिससे बाल गीले करके तैयार हो जाए आदमी, और मैं निकलता था बढ़िया। और जगह जगह जहाँ भी ऑडिशन होते हैं, कपड़े में मतलब नीड हो जाए, जहाँ यहाँ भीड़ लगी, यहाँ सब कुर्ते पजामे में दिख रहे हैं, तो वहीं किसी रेस्टोरेंट की बाथरूम में जाके कुर्ता पजामा पहना और वहाँ खड़े हो गए, और कोई बुलाया भी नहीं रहा था। सिर्फ कॉन्फिडेंस से बैठ गए कि इतने लोग जा रहे हैं तो हमारा भी ले लेंगे ऑडिशन, क्या पता हो जाए, देखो जरा लिस्ट में कौन बुला रहा है सबको, मुझे भी इसी ने बुलाया। ऐसे करके घुस गए और दे दिया ऑडिशन, और फिर आ गए, और फिर भूल भी जाते थे कि तो ये बहुत किया मैंने, कई साल तक किया, कई बार फोटो भी खिंचवाए, वो भी। एड वाले नहीं लेते थे, मुझे बहुत दुख होता था कि एड में बहुत पैसा मिलता था। मुझे लगता था यार शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐड में नहीं मिल रहा है, ये सारे लोग सुंदर ज्यादा है। मैंने कहा देता है तो क्या पता उनको थोड़ा कम सुंदर आदमी भी चाहिए हो, ऐड में जरूरत पड़ती है तो शायद मेरा हो जाए उसमें। ऐड कुछ एक ही मिले, सीरियल बीच में मिलते रहते थे। बट आई टेल यू कि जब परमानेंट रूममेट किया मैंने 2014 में, तो 2000 से 2014 तक मैं जो टीवी सीरियल या एड या जिसमें भी काम करता था, तो मैं सिर्फ पैसों के लिए करता था। जो मुझे लगता था कि मैं थिएटर करता हूँ, लेकिन मुझे जीने के लिए पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए चाहिए, तो मैं ऑडिशन देता हूँ, वो काम मिलेगा, उसमें से पैसा मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा कि मेरा महीने का खर्च निकल जाएगा। तो मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये काम करूंगा तो मेरी क्या इमेज बनेगी, कि मैं ये करूंगा तो मैं क्या होऊंगा, उसकी कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो भी मिला, भाई चाचा भतीजा जो भी बना दे वो मुझे, मैं वहाँ, मतलब इमीडिएट बेस पे जो था उसमें कोई ये नहीं था कि मैं हीरो ही बनूंगा तो चल जाएगा। नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि हीरो तो कौन लेगा मुझे, अभी इन सब के इतने सारे बच्चे हैं, वो सब भी आने हैं। हाँ। ये सब लोग भी जिम से निकले, इनको भी लेना है, तो उसमें मेरा कहाँ नंबर लगेगा। मुझे क्यों कोई हीरो बनाएगा, क्या मैं खुद को हीरो बनाऊंगा अभी? नहीं, तो ये क्यों बनाएगा मुझे? तो वो उस डिल्यूजन में मैं नहीं था। वो आत्ममंथन का दौर लगातार चल रहा था। मेरे को लगा कि वो नहीं मिलेगा मुझे, ये इस किस्म का रोल शायद मिल जाए। तो बाद में जब कुछ एक फिल्मों में हीरो के रोल मिले भी मुझे, तभी मुझे ही अजीब लग रहा था, ये कैसे हो रहा है यार, ये क्या चल रहा है यार, इनको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि नहीं, मैं नहीं हूं इस लायक। ऐसा। तो खैर, तो वो इसलिए मुझे कभी वो चीजें अफेक्ट नहीं की। मुझे असल में आरक्षण जब मैंने की तो उसमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि उससे ठीक पहले मैं एक सीरियल करता था एनडीटीवी इमेजिन पे, और वो ठीक ठाक पॉपुलर था, ठीक ठाक पैसा भी मिल जाता था।
और वो 1.5-2 साल करके मैंने छोड़ दिया या बंद हो गया ऐसा। मेन कैरेक्टर थे आप? मैं मेन रोल करता था। और वो जब खत्म हुआ तो फिर मुझे लगा कि ये पैसा बहुत अच्छा है, मुझे इसकी आदत पड़ रही है। महीने का 1-1.5 लाख रुपया आ रहा है और मैं चाहूँगा कि ऐसा आता रहे, लेकिन ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लिहाज से हम वो काम नहीं कर रहा हूँ मैं जो मैं करना चाहता हूँ। और अगर मैं ये करता रहा तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, इस पैसे की आदत पड़ जाएगी, और इससे फेम भी मिलता है, टीवी स्टार बहुत फेमस होते हैं, तो ऑन पेपर ये बहुत सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है। फिर मैं 3 फ्लैट ले लूँगा, 1 ज़मीन खरीद लूँगा पनवेल में, 2 ऑडी ले लूँगा, 4 शादियाँ कर लूँगा और लेकिन वो काम नहीं कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने नहीं किया। 2-4 मौके आए भी टीवी सीरियल और करने के, पर मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे फिल्में करनी है। और पहली फिल्म जिसके लिए मुझे बुलाया किसी कास्टिंग वाले ने, वो थी आरक्षण। और उसका जब उन्होंने कहानी का मुझे नरेशन दिया तो बहुत देर तक मेरे किरदार के बारे में उन्होंने बात की। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और कौन है इस फिल्म में? मैंने कहा इसमें अमिताभ बच्चन है, इसमें मनोज वाजपेयी है, सैफ है, दीपिका है। मैंने कहा उनको भी तुम रोल दे रहे हो कि नहीं यार? ऐसा तो नहीं है तुम सारा रोल मुझे ही दे रहे हो, क्योंकि 1.25 घंटे से तुम सिर्फ मेरा किरदार सुना रहे हो, उनको भी दिया है ना तुमने लाइन्स वगैरह कुछ। यार कितना दिया बनाओगे भाई, कभी काफी साल हो गया है, तो ये बता कितने सीन है मेरे इसमें? 2-4 सीन भी होंगे तो मैं कर लूंगा, मेरे पास पैसा है, अभी मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म में करना चाहता हूँ। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण। और जाहिर सी बात है मैंने भरोसा किया, और फिर सेट पे जाके पता चला कि बिल्कुल भी महत्वपूर्ण रोल नहीं था। बहुत खराब जगह वहाँ उन्होंने ठहराया भी, और अच्छा नहीं बर्ताव हुआ वहाँ, तो बहुत डिप्रेस हो गया मैं। 1 महीना था मैं भोपाल में। बर्ताव किस तरह का? मतलब वो क्या हुआ कि जिस भी प्रोडक्शन वाले ने बुलाया, जिस तारीख से शूटिंग थी उसके 4 दिन पहले उसने फ़ोन किया, बोला कि आप अभी निकल सकते हो क्या घर से, क्योंकि कल सुबह एक सीन है जिसमें भी आप हो और मेरे को ध्यान नहीं रहा, और अगर पता चल गया सर को तो वो बहुत डांटेंगे मुझे, तो अगर आप आ जाओ तो। मैंने कहा मेरा नाटक है परसों, तो बोला नहीं कल आप शूट पे आओ, सीन करो, और उसके बाद मैं वापस भेज दूंगा। फिर आप जब से आपकी डिटेल ली है तब आप आ जाना। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जैसी एक बहुत ही ख़राब होटल में उन्होंने गाड़ी लाके रोकी। उस होटल का क्या था, मुझे ख़राब से कोई 5 स्टार में नहीं ठहरना था, बट वो एक बहुत ही एक डबल बेड आई जितना एक कमरा था, बंद, और लाल रंग की दीवार पे उन्होंने कारपेट लगा रखे थे, और एक खिड़की थी छोटी सी। जो मैंने खिड़की खोली तो आगे ईंट थी तो सिर्फ डिजाइन थी खिड़की की, एक्चुअल बाहर कुछ नहीं था। एक छोटा टीवी। यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा यार, कमरा काफी खराब है यार। मतलब मैं भी गरीबी से उठ के आया हूँ, लेकिन ये गरीबी रेखा से भी नीचे जा चुका है ये कमरा। मैंने उनको कहा, उन्होंने बोला यार अभी एक रात है, तुम ठहर जाओ, क्या है इसमें, सुबह कर लेना। रात को खाना मैंने कहा मैं मंगाऊं, तो मैंने कहा रुको, ऑर्डर मत करना तुम, टिफिन आएगा सेट से, जो खाना बचता है वो टिफिन आता है, वो तुम खा लेना। ठीक है यार। तो वो खाना खाया, फिर दूसरे दिन सेट पे भी गए, जो भी एक सीन किया हमने, मैं मनोज वाजपेयी थे उसमें, प्रकाश जी भी बहुत परेशान थे उस समय, तो वो भी खुश नहीं लगे मुझे। फिर वापस आया, प्रोडक्शन तो प्रकाश जी का ही होगा। हाँ, फिर वापस आया, फिर उन्होंने वहीं ठहराया। मैंने कहा यार मुझे शाम को जाना है, बोला हाँ लेकिन प्लेन तो अभी क्या है कि कोई फ्लाइटें दिख नहीं रही है मुझे, कैसे जाओगे तुम? यार तुमने तो कहा था तुम भेज दोगे। बोला हाँ, तो एक ट्रेन जा रही है, 2nd क्लास में है, पर चले जाओ, सीट कन्फर्म मिल रही है। वापस ट्रेन में मैं घर आया तो मेरे को लगा ये क्या हुआ मेरे साथ यार मैंने फिल्म साइन की है, ये तो यार अच्छा नहीं हुआ अनुभव। फिर भी मुझे लगा क्या हो सकता है, बड़ी फिल्म में शायद ध्यान नहीं रहा होगा उनको। दोबारा जब इसके पहले अभी फिल्मों का अनुभव हुआ नहीं था? हुआ ही नहीं, मैंने कभी की नहीं फिल्म। फिर वापस दोबारा बुलाया 2-4 दिन बाद, फिर उसी कमरे में ठहरा दिया मुझे। मैंने कहा यार तुमने तो कहा था ये
बोला हाँ नहीं अभी दूसरे होटल में है नहीं। तो वहाँ खैर वहाँ बाकी सारे एक्टरों के बॉय ठहरे हुए थे और मैं ठहरा था। तो फिर उन्होंने बीच में शूट के बीच में कई दिन, आज नहीं है शूट, कल होगा शायद, परसों नहीं है, करते करते 1 महीना वहीं था मैं, उसी होटल में। बाद में मैं अपनी खर्चे से वहाँ नीचे रेस्टोरेंट में जाके खा लेता था कहीं। एक फोटोग्राफर था, स्टिल फोटोग्राफर, वो बगल के कमरे में था। रात को हम दारू पीते थे साथ में। मैंने कहा ये देखिए तेरी परीक्षा है सुमित, तुझे अच्छा सीरियल वाले पैसा भी दे रहे थे, रोल भी दे रहे थे, तूने कहा नहीं करना, फिल्म करना। आई थिंक भगवान जानना चाहता है कि हाउ बैडली डू यू वांट टू डू फिल्म्स, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट, दिस इज योर पिट्स। बट आई ब्रेव थ्रू इट, आई फिनिश द होल फिल्म, क्योंकि मुझे वो समझ में आ गया कि ऐसे बीच में तो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पर मैं मतलब खत्म करना चाहिए जो काम शुरू किया है। तो पर दोबारा नहीं किया मैंने उनके साथ कभी काम। तो उसके बाद व्हेन आई डिड वेल, एक आधी बार उनके दफ्तर से कुछ और काम के लिए भी बुलाया, नहीं करना, थोड़ा तो अपना भी रखना चाहिए। बिल्कुल। तो बट दैट आई तो उस फिल्म में बढ़िया पैसे मिले थे, मतलब क्या ही बढ़िया, लेकिन उसमें 40,000 रुपये मिले मुझे पूरी फिल्म की। 1 महीना उन्होंने करीब करीब मेरा खराब किया, वो भी 7 किश्तों में मिले। मतलब बाद में तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया, वो खुद ही भेज देते थे कि आपका 4,000 रुपया बचा था, उसका चेक दे ले जाइएगा, दफ्तर से आगे आपका 11,000 बचा था। मैंने कहा था कि मैं पैसे नहीं पूछना चाहता, पर तुमने वाकई में पैसे पूछे ही नहीं। मतलब तो खैर वो मुझे उसका उतना दुख नहीं कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा था। पर मुझे अच्छा लगता अगर वो सच बोलता मुझसे, या वो लोग सच बोलते। पर वो दैट वाज अ लर्निंग टू नो दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ, दे विल टेक यू फॉर अ राइड, यू हैव टू बी शार्प। आप ऐसे सिर्फ सब अच्छे लोग नहीं है, या सब पे भरोसा करके नहीं चल सकते कि मुझसे तो क्यों ही झूठ बोलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। झूठ बोलते हैं आपसे नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होगा। तो फिर घर कब लिया आपने? तब तक क्या वहीं रहते थे या बदल चुका था? नहीं, तब मेरी शादी हो गई थी तब। और शादी कब किया था आपने? 2 शादियां हैं ना? मेरी 2 शादी। पहली शादी मैंने की थी 2009 में, 2010 में। तो आई हैड गॉटन मैरिड, और उस समय मेरी बीवी की अम्मा का एक घर था, और तो वहाँ हम रहते थे। वो घर उन्होंने किसी को किराए पे दे रखा था। फिर मैंने जब शादी की तो हमने कहा हम यहाँ रहेंगे और वी विल पे द रेंट। तो जो आपकी पहली पत्नी थी, उनको ये बात की क्लैरिटी थी कि सुमित कहाँ रहता है? हाँ, उन्हें पता था। और दोनों लोग आप लोग सेट पे ही थे? नहीं, हम लोग दोनों थिएटर करते थे। अच्छा। शिवानी उनका नाम, दोनों साथ में थिएटर करते थे। कई साल साथ में हमने काम किया। वो एक्चुअली काफ़ी समृद्ध परिवार से आती थी, तो मैं नहीं आता था, पर उन्हें वो पता था, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जब हमने शादी की, हम अलग रहे। परिवार वालों को वो, क्योंकि परिवार वालों को तो मसला होगा। नहीं, उनको कोई मसला नहीं था। कि लड़का सेटल नहीं है, हाँ, वो नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। She was a very independent woman in that sense, and she still is. And when we got married, हमने सोचा कि हम अलग रहेंगे किराए के, तो इसीलिए जो घर था उसका हम किराया देते थे। मेरे को वो बड़ा डर था कि कहीं इसको ये ना लगे कि वो मुझसे ज़्यादा काम भी करती थी। तो बहुत एड्स करती थी, वो बहुत सारा बड़े बड़े नाटकों में वो काम करती थी। तो शी वॉज मेकिंग मोर मनी देन आई वाज for the longest time, and I didn't want her to think that कि इनको मेरा खर्चा चलाना है। मैं नहीं चाहता था कि कभी इस वजह से हमारी लड़ाई हो। और वजह से हो सकती है, पर इस वजह से नहीं होनी चाहिए। तो वो पैसों को लेके हमारा बड़ा, पुरुषों में एक ये टेंडेंसी थोड़ा अलग तरीके से हो जाती है कि भाई नहीं। हाँ, मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन यू, विल डू अ प्रॉपर डिवीजन, कि इतना घर खर्च हो रहा है, इसमें आधा मैं दूंगा, इतना किराया रहा है उसमें मैं आधा दूंगा, आधा तुम दोगी। हाँ, तो वो हमारा बड़ा
साफ सुथरा था मामला उस दौरान। दैट वाज एन अपग्रेड फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि उससे पहले तो मैं चौल में रहता था और फिर वो एक 2 बेडरूम हॉल घर था, पुराना घर था पर एक बिल्डिंग में घर था, तो वो बड़ा अच्छा अपग्रेड था। देन आई मूव्ड आउट आफ्टर आई गॉट सेपरेटेड। ये जो मेरा खुद का घर है ये मैंने लिया 2019 में। तो आप तो 2017 में फिर वहाँ से निकले होंगे ना, उस घर से जिस घर में आप लोग गए थे? 2016 में। 16 में डाइवोर्स हुआ था? सेपरेटेड। अच्छा, प्रोसेस चल रहा था। हाँ, 1 साल में अलग रहा, 1.5 साल 2 साल। और जब शादी हुई थी तो आपके माँ बाबू जी यहाँ रह रहे थे या वो रिटर्न हो गए थे? नहीं, मेरे माँ बाबू जी तो अभी गए 2 साल पहले। वो पहले वहीं चौल में रह रहे थे, उसके ऊपर हमने बना लिया था एक घर। फिर बाद में बिल्डर आए, वो उस चौल को रीडेवलपमेंट करके बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, लेकिन चौल के लोगों का अपना ही एक वो था कि ऐसा करो कि हमको इसके बजाय आप 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट दे दो, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट दे दो। तो उनसे नेगोशिएशन चलती रही, वो इवेंचुअली हो नहीं पाई। और फिर बीएमसी ने आके जो है, जो बना था ग्राउंड प्लस 1 वो भी फोड़ दिया। तो बोला कि ये भी इलीगल है, आपको तो असल में 300 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट की जगह दी गई थी, आपने उसके ऊपर और एक कमरा बना लिया, ये भी इलीगल है, ये भी फोड़ दो। तो वो जो था घर वो भी एकदम फूट फाट गया। तो मेरे माँ बाप को हमने किराए का मकान था वहाँ शिफ्ट किया फ्लैट में, और फिर 2020 में माँ बाप के लिए हमने एक 1 बेडरूम हॉल खरीदा। अब देखिए 19 में मैंने अपने लिए लिया, 20 में मेरे दादाजी किराए के मकान में रहे पूरी ज़िंदगी, मेरे पिताजी किराए के मकान में रहे पूरी ज़िंदगी, हम भी किराए के मकान में पले हुए पूरी ज़िंदगी। 19 में जो मैंने पहला घर खरीदा तो पहली बार ऐसा हुआ कि बिजली के बिल पे मेरा नाम आया, वरना हमेशा किसी और आदमी का, किसी शिंदे या किसी वर्मा या किसी फला का नाम होता था। तो जब भी हमको पासपोर्ट या कुछ बनाना होता था तो हमको बहुत समझाना पड़ता था कि नहीं, पहले हम यहाँ रहते थे वर्मा के यहाँ, अब हम शिंदे जी के यहाँ रह रहे हैं, और लेकिन हम रहे इसी शहर में रहे, तो उसके लिए उससे बहुत अर्जियाँ करनी पड़ती थी। इस बार मैंने कहा देखो यार, ये बिजली के बिल पे मेरा ही नाम आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था, तो इट टुक टाइम and I was very keen that I'm going to buy a house because I didn't want my child to feel like he doesn't belong. So having understood money, I knew that this is not a wise decision. इतना बड़ा घर ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, ये वो, पर it was an emotional decision. मुझे घर लेना था क्योंकि वो हमारी पिछली 3-4 पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि अपना घर हो, तो वो हमने लिया। एंड द गुड थिंग इज कि बहुत अच्छी जगह पे घर है आपका। हाँ, और अच्छा लिया। हाँ, वो अच्छा है। मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, अभी के दौर में ना, अच्छा ये हमेशा रहा है, लेकिन शादियाँ बहुत टूट रही हैं अभी तो, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर के। ऑलमोस्ट मैं जिन भी लोगों से इस बार बात कर रहा हूँ तो मैं ये ज़रूर पूछ लेता हूँ कि आप कितने अच्छे पिता हैं या कितने अच्छे पति हैं। लेकिन जब आप बहुत प्रिपेयर करके शादी वगैरह को लेकर के डिसीजन लेते हैं कि मुझे करनी है या नहीं करनी है ना। समटाइम ये भी होता है कि चलो प्यार हो गया, करना है, तो वो वाला भी होता है। आपने जब शादी का डिसीजन लिया तो क्या था, वो कैसे था? क्या वेल प्लान था या? आई मीन वेल प्लान ही था। मैं आई थिंक शिवानी को जानता था जब मैंने थिएटर कंपनी ज्वाइन की तब से। हाँ, 2001 से। उस समय मैं बैक स्टेज करता था और उस समय भी अच्छे रोल करती थी। शी वाज द स्टार ऑफ द थिएटर कंपनी। मतलब बम्बई थिएटर सर्किट में वो उस समय सबसे ज़्यादा काम करती थी और बहुत रिस्पेक्ट थी उसकी, बहुत अच्छा काम करती थी। तो वो इतने साल हम दोस्त थे और फिर हमने साथ में एक नाटक डायरेक्ट किया जो आकर्ष ने प्रोड्यूस किया।
और साथ ही में हमने 1, 2, 3 नाटक किए, तो उस दौरान फिर व्हेन वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर, तो उस लिहाज से बहुत सोच के ही शादी की, और बहुत वर्षों की जान पहचान की दोस्ती भी थी। बट आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ज़्यादा प्लान करके ये सारी चीज़ें की जा सकती है। मतलब व्हाट विल यू प्लान? जैसे मुझे लगता है हर 5 साल में इंसान इवॉल्व होता है। 5 साल पहले मैं जो शख्स था, इस समय मैं वो नहीं, और आज से 5 साल बाद भी मैं बदलूंगा। और खासकर हम जैसे लोग जो क्यूरियस हैं लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर, ग्रोथ को लेकर के, तो हम और ज्यादा बदलते हैं। हमारे व्यक्तित्व में उतना ज्यादा बदलाव आता है, वेदर गुड और बैड वो मैं डेथ बेड पे सोचूंगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि चेंज आ रहा है। तो ये जरूर था कि ये, एंड वी हैड अ वेरी गुड मैरिज, देयर वाज नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा बच्चे हैं उस नहीं। हमारे कोई उस लिहाज से नहीं कि ये धोखा दे दिया या ये अफेयर कर लिया या पैसे मार लिए, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक in the years that we were together, we realized that it's lived its course, and we wanted different things from life. So we had a very objective conversation about it. कि मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, अलग रह लेना चाहिए, कुछ समय देखना चाहिए, maybe we'll feel better, maybe we'll regret, maybe this is not a wise thing. और अलग रह के भी हमें लगा कि नहीं, यही सही डिसीजन है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, तो हम अलग हो गए। ऐसा कोई पीछा लीदर नहीं की हमने एक दूसरे की, वेरी रिस्पेक्टेबल। हमने एक दूसरे के माँ बाप को भी बड़े रिस्पेक्टफुली बताया कि हम साथ में थे इतने समय और अब हम अलग हो गए। ये मत पूछना कि इसने क्या कहा और तुमने क्या कहा, गंद में मत पड़ना, क्योंकि वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो व्यक्तिगत है, दो लोगों की इच्छा के ऊपर है। What goes on in a marriage is a very, very personal thing. So no matter what I say and what she says, you'll never be able to tell who could have done better. और आई थिंक उस पर जब आप बहुत ज्यादा बात करते हैं तो एक द्वेष पैदा हो जाता है, ना चाहते हुए भी। बड़ा ही वो क्या कहते हैं, गलीज काम है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में किस बात को लेके मतभेद हुआ, ये आप कैसे जज करोगे, क्योंकि आप वहां मौजूद नहीं थे ना। तो हाउ विल यू हैव एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन? कौन कितना सच कह रहा है, कौन कितना झूठ? तो यू विल हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट दैट वी ट्राइड एवरीथिंग वी कुड, वी आर गुड पीपल, वी केयर्ड अबाउट ईच अदर, एंड नाउ वी वांट टू मूव ऑन इन लाइफ एंड डू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, and that's what we did. एक अच्छी शादी को चलाने के लिए आपने दूसरी शादी की, और बहुत प्यारा बच्चा है आपका। ओबेरॉय में पढ़ने भी लगा है, ओबेरॉय में पढ़ भी रहा है, हाँ। बड़ा भी हो गया। तो क्या जरूरी चीजें हो सकती हैं जिस पे एक मतलब दो लोगों को समन्वय बना के चलना चाहिए? एक तो जिद है। मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा, रिश्ते जो है ना, वो समझदारी से नहीं, वो जिद से चलते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत साल बाद मुझे वो बात समझ आई कि आपके अंदर ये जिद भी होनी चाहिए रिश्ता चलाने की। ना चलाने के बहाने तो आपको हर महीने मिलेंगे, हर महीने। बट in the long term, do you see merit in building this life together? And एक वक्त पर it is impossible कि आपका पार्टनर या आपका करीबी आपको डिसअपॉइंट ना करे। वो तो होगा, आपकी माँ भी आपको डिसअपॉइंट करेगी, भाई भी करेगा, बहन भी करेगा, पिता भी करेगा, आप भी करोगे, क्योंकि दैट्स लाइफ। आप अगर दो लोग साथ में जीवन जी रहे हैं तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पे कभी ना कभी आप एक दूसरे को डिसअपॉइंट करेंगे। As long as you know that the intention was not to do that, as long as the intention was not to hurt, it is an accident,
और लैप्स। पर ये वन साइडेड नहीं हो सकता ना, ये दोनों तरफा होना पड़ेगा। अगर आप उस रिश्ते में हैं जहाँ पर एक इंसान जो है जान के को रेदना चाह रहा है या परेशान करना चाह रहा है, देन यू शुड मूव आउट। वो आपके लिए और उस इंसान के लिए बेहतर है। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जान के जो है आपसे पंगे ले रहा है, जान के आपको परेशान कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। लोग कई बार रिश्तों में एफर्टलेस हो जाते हैं। हाँ, वो अलग है आपसे, इसलिए कई बारी आप दोनों जो है वो असामंजस्य नहीं आ पा रहा है। और अगर आपको वो पसंद है इंसान, तो देन यू शुड वर्क आउट। आई थिंक विद एज आई हैव ऑल्सो मेलोड डाउन अ लॉट। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई बहुत एंगर इश्यूज कभी भी थे, ऐसा नहीं था, बट आई हैव ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। मुझे लगता है कलाकारों का थोड़ा, खैर मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरे साथ वो भी दिक्कत होती है कि चूंकि मैं एज एन एक्टर एंड एज अ राइटर एक खास किस्म से एक्सप्रेस करता हूँ, तो लाइफ में मुझे एक्सप्रेस करने में, खासकर कन्फ्रंट करने में बहुत दिक्कत आती है। मुझे अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही है आपकी, तो जब तक मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मैं 3 महीने से इस बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, कि मुझे ये बात परेशान करनी है। और कई बार हो सकता है कि 2-3 महीने बाद मुझे उसका पॉइंट भी ना लगे कि अब बता के क्या ही फायदा, तो छोड़। तो हो सकता है कि 8 महीने बाद मैं किसी एक बहुत ही फजूल बात पे नाराज हो जाऊं और आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों चिढ़ रहा है, ये तो बहुत ही बचकानी सी बात है। पर मैं चिढ़ा हूं उन सारी बातों के लिए। तो ये प्रॉब्लम है विच आई आइडेंटिफाइड, क्योंकि वो आउटलेट फिर गलत जगह निकल जाता है। तो नाउ आई एम लर्निंग टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस एट द टाइम, हैव अ मिनी कन्फ्रंटेशन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बिगर कन्फ्रंटेशन। तो वो एक दिक्कत है जो मुझ में है, जो मैंने आइडेंटिफाई की है। आई नीड टू मच टाइम बाय माई सेल्फ। आई डोंट नो टू डू वॉट। जैसे अभी मैंने बताया मेरा दफ्तर है, तो मैं रोज तो नहीं कहानियां लिख, उतना बिजी राइटर तो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल। अभी तक मैंने कुछ 6-7 चीजें लिखी होंगी, पर मुझे वो वक्त चाहिए अपने साथ। भले मैं उसमें पढ़ाई करूँ, मैं उसके काम के फ़ोन करूँ, मैं लिखूँ, मैं कोई फिल्म देखूँ, किताब पढूं, पर मुझे वो वक्त चाहिए। दैट इज़ माई वर्क टाइम। तो उसका बहुत क्लियर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। एक जगह है जहाँ मैं जाऊँगा, इतने बजे तैयार होके मैं अपना कंप्यूटर खोलूँगा, उसमें आई विल राइट पेजेस और आई विल रीड पेजेस और आई विल वॉच समथिंग। आई डू दिस विथ माई टाइम। And it's hard to explain why I need this time, because even I don't know why I need so much time. हाँ, but मुझे अपने साथ वक्त चाहिए होता है। तो thankfully I found someone who understands this. एकता understands this. अब काफी अच्छा वो भी काम कर ही रही हैं अभी। वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और कभी कभी नहीं समझती, पर जनरली वो समझ जाती है कि इसको अपना ही कुछ पता नहीं क्या करना है। तो वो है। बट आई थिंक रिश्ता चलाना जो है, ऐसी बहुत जिद भी अगर आपको करनी पड़ रही है, मुझे लग रहा है, तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। फजूल है ना। बहुत एफर्ट नहीं लगना चाहिए रिश्ता चलाने में, मुझे ये लगता है। एक आई थिंक खुश रहना जो है ना, इसकी जिम्मेवारी हमको अपने पे ले लेनी चाहिए। मुझे खुश रहना ये मेरी प्रॉब्लम है। ये जिम्मेवारी मैं आप पे नहीं डालता कि आप कुछ ऐसा करें या कहें कि मैं खुश रहूं। आप ये कविता लिखोगे मेरे लिए तब मैं खुश होऊंगा, या आप वो गाना गाओगे या वो गुलाब का फूल लाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप मुझे छेड़ो मत बस। मेरे पास अपने बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे मैं खुश हो जा रहा हूँ। आलू की पूरी और वो दही खा के भी खुश हो जाता हूँ, मैं टेनिस खेल के खुश होता हूँ, मैं अकेले बैठ के दीवार को, पंखे को देख के भी खुश हो जाता हूँ, मैं अच्छा गाना सुन के खुश होता हूँ, मोटरसाइकिल पे घूमने जाता हूँ तो खुश हो। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। दोपहर को कभी कभी चाय बना के भी खुश हो जाता हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे खुद को खुश रखना है। मतलब इस तरह का प्रेशर ना हो। अच्छा, सही में मतलब
लगभग चीज़ों में कि यार तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको क्या करना है मेरे लिए, या फिर मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, ये कैसे समझ में आएगा? कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। और ये इंटरनेट पे जो एक माइक, एक गोल वाली लाइट और कैमरा लगा के जो लोग लगातार प्रवचन दिए जा रहे हैं जीवन पे और लाइफ पे, उनको रोको भाई। अच्छा, वो रिलेशनशिप पे भी देने वाले बहुत। नए नए लोग आ गए। मैं देख रहा हूँ कि 25-26 साल के बच्चे हैं या महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उन्होंने वो क्रैक भी- कर लिया है रिलेशनशिप। हम्म पर अभी तक उनके खुद के कितने हुए हैं रिलेशनशिप, और वो खुद कितना जी पा रहे हैं वो, हम्म तो वो भी देखने की ये रेड फ्लैग है, वो नहीं है, हाँ। पता नहीं क्या क्या। कैसे पता चलेगा यार? हाँ। क्योंकि अभी तक मैं अब 42 साल का हो गया हूँ। मैंने बहुत सारे रेड फ्लैग लोगों के साथ भी वक्त बिताया है। व्हाट इज अ रेड फ्लैग? देयर इज नो रेड फ्लैग। व्हाट इज अ रेड फ्लैग? कि मतलब एक इंसान की मान लीजिए एक बुरी आदत है, कोई भी बुरी आदत, वो गुस्सा बहुत करता है, या वो कभी कभी आपके पर्स से जो है वो पैसा चुरा लेता है, यही है ना? दिस इज अ रेड फ्लैग। दिस इज हाउ फार इट विल गो। मे बी। आई वांट टू मीट दैट पर्सन एंड टॉक टू देम। या फिर आपके पीछे धोखा देता है आपको। हाँ, कि व्हाई डू यू नीड दिस मनी? डू यू नीड मनी? यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। I will give you the money. You can take it. So you know, it's a very very toxic exercise to give gyan about life and this and that. You know, if you want to give gyan, then give जो आप से भोगा हुआ है वो शेयर करें, कि मैंने ये भोगा है, मुझे ये सच पता है, इस मोहल्ले में मैं जाकर आया हूँ, वहां पे ऐसी बदबू आती है मुझे पता है, इस गुलाब से ये खुशबू आती है मुझे पता है, कि मैंने ये जिया और भोगा है। और अगर आप ज्ञान ही देने पर आ गए हो तो आपको और बहुत सारी रिसर्च उस पर करनी चाहिए, कि ये जैसे मुझे ये ज्ञान में दे सकता हूं कि आपको खुश रखने की जिम्मेवारी आपकी है, ये ज्ञान में बांटना चाहता हूं, क्योंकि इससे मुझे वाकई में बहुत फायदा हुआ। मैं किसी का इंतजार नहीं करता कि वो मेरे लिए आकर कुछ करेगा कि मैं खुश हो जाऊं। और अमूमन रिश्तों में जो मैं देखता हूं कि दरारें आ रही है, जो दुविधाएं आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि लगातार आप किसी और से यार इसको ना पता है, यहाँ पे ये बात कहनी चाहिए, उसके सामने उसे ये बात ऐसे भी तो कह सकता था। अरे भाई, उसे कैसे पता? तुमने ना सिर्फ उसका डायलॉग तय कर लिया है बल्कि उसका कंस्ट्रक्शन भी तय कर लिया है कि इस रदीफ काफिया में ये कविता कही जानी चाहिए थी, तभी इस कविता का असर होता। नहीं तो नहीं होगा। भाई ये क्या कर रहे हो यार? अच्छा, आपने उस तरह के भी रील्स देख ली? हाँ, मैंने कहा दोस्त ऐसे कैसे कर रहे हो? ये उसको कर लेने दो यार, तुम ऐसे कर लेना है। तो खैर, वो मुझे लगता है कि अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा इस बात को समझ लें तो कम दुख होगा आपको रिश्तों में। सही बात। चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप तो शायद आप उस काबिल हो सकते हैं कि उसे बचा ले टूटने से पहले, बिखरने से पहले, या फिर कोई नया रिश्ता बना पाए। नहीं तो क्योंकि आप अगर खुद अपने स्पेस में खुश और कंफर्टेबल नहीं है तो किसी और को कैसे कंफर्टेबल कर पाएंगे? आप ही अनकंफर्टेबल हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई और आकर ये बिस्तरा ठीक कर दे। ये दिक्कत वाली बात है। आप अपना बिस्तरा खुद बनाइए, आप अपना खुद कर लीजिए। और इंसान भी ऐसा ढूंढिए जो भी आपसे बिस्तरा ना बनवाना चाहे, वो अपना खुद कर ले। जब जरूरत पड़ेगी तो आप एक दूसरे के काम आएंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। खत्म ही कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। हाँ, हम लोग साल में 3 और इंटरव्यू बचे हुए हैं। जी जी, जरूर जरूर आप करें। पूरा सिनेमा बाकी है। हाँ, घर तो आपने खरीद लिया। हाँ, घर। लोगों को लगेगा कि खाली फिल्मों में काम किए, वेब सीरीज में काम किए, पैसे बहुत आगे खरीद लिया, तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी शायद। वो इतना आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बहुत मुश्किल। तो उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो करीब ये एक पूरा इंटरव्यू एक फेज का है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारे आएंगे। और फिर किसी दिन ऐसा होगा कि हम लोग शुरू कर देंगे फिल्मों के प्रमोशन करना भी, तो वो भी हम लोग शूट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, ये कैफे सिनेमा कैफे है और फिल्म मोड पे ये वीडियो आ रहा है।
तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाइए। और आखिर में जो हमेशा अपने गेस्ट से हम लोग पूछते हैं कि आपको ये पूरी बातचीत कैसे लगी, हमारा जो फिल्मोर प्लेटफॉर्म है या जो सिनेमा कैफे का ये प्रोसेस है कि कैसे हम इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में या फिर हमारे काम के बारे में कुछ आपको ठीक लग रहा है तो आप। नहीं, बहुत अच्छा है। और मुझे लगा कि मैं स्लो हूँ, तो मुझे स्लो बातचीत बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है कि बाकी बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं हम लोग, जल्दी कर लेना चाहते हैं सब कुछ। तो जब भी मैं किन्हीं लोगों से मिलता हूँ और वो भी मेरी तरह स्लो होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये एक प्रेशर भी है। जैसे मैं कई सारे इंटरव्यू करता हूँ ना, तो बहुत सारे कई बार मैं कुछ लोगों से मिला हूँ तो कहते हैं यार आप ना बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो बातचीत में तो मज़ा आता है पर थोड़ा सा और होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ यार मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाता है। हाँ? तो मैं अलग से क्या करूँ उसके लिए? क्या फास्ट है, बीच में खड़े होके कूद लो एक आध बार और तो क्या किया जाए मतलब। और बाकी सब तो फास्ट फास्ट कर ही रहे हैं। अगर आपको इतना ही ड्रैग लग रहा है तो एक थोड़ा सा शीर्षासन कर लो, फिर बैठ जाओ। एक्साइटमेंट आ जाएगा थोड़ा। भाई आप आराम से भी वो बातें कर ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसमें बाकी तो रील बना ही रहे हैं लोग, 10-10 सेकंड में ऐसे ऐसे पूरे दिन चल रहा है, पान बना रहे हैं लोग, तो वो कर लेने दो। तो आपको ठीक लगा ना? हाँ, मुझे तो अच्छा लगा, मजा आया। धन्यवाद। थैंक यू बातचीत करने के लिए, शुक्रिया।